कहानी का शीर्षक है शर्लॉक होम्स और बोहेमिया की बदनामी। तो चलिए शुरू करते हैं। शर्लॉक होम्स के लिए वह केवल एक औरत थी। मैंने शायद ही कभी उसे किसी दूसरे नाम से पुकारते सुना होगा। उसकी नजर में वह संपूर्ण नारी जाति पर छा जाती थी और उस पर प्रभुत्व स्थापित करती सी प्रतीत होती थी। ऐसा भी नहीं था कि उसके मन में एरिन एडलर के प्रति किसी प्रकार की प्यार की भावना थी। कोमल भावनाएं, खास तौर पर उनके मस्तिष्क में काबिले नफरत भी थी। मैं तो इसको इस तरह से लेता हूँ कि वह दुनिया की सबसे अच्छी तर्क करने वाली व निरीक्षण करने वाली मशीन था, पर जहाँ तक एक प्रेमी का सवाल है तो वहाँ वह गलत साबित होता। ताने व तिरस्कार के अलावा उसने कभी भी उससे नरमी से बात नहीं की थी। देखने वालों के लिए ये सब बातें प्रशंसनीय हैं तथा व्यक्ति के व्यवहार व भावनाओं को बेपर्दा करने वाली हैं, किंतु एक प्रशिक्षित तार्किक व्यक्ति के लिए उसके अपने नाजुक और संतुलित व्यवहार में ऐसे हस्तक्षेप को आने देना उसके ध्यान को भंग करना ही है और यह उसकी संपूर्ण मानसिक क्षमता पर संदेह पैदा करना है। हाल ही तक होम्स से मेरी बहुत ही कम मुलाकातें हुई थी। मेरी शादी ने हमें एक दूसरे से थोड़ा दूर कर दिया था, जबकि होम्स अपनी उन्मुक्त प्रकृति के साथ समाज की सभी चीजों को नापसंद करते हुए अपनी पुरानी किताबों में डूबा बेकर स्ट्रीट में ही रह रहा था। हर हफ्ते कभी तो कोकीन और कभी अपनी महत्वाकांक्षा के साथ वह नशे की खुमारी तथा अपने सजग स्वभाव के साथ बना हुआ था। वह अपराध के अध्ययन के प्रति अपनी गहरी रुचि रखते हुए बिल्कुल ही शांत था। वह अवलोकन की विलक्षण क्षमताओं को अपने अंदर समेटे हुए उन रहस्यों के सुराग ढूंढ लेता और उनसे पर्दा भी उठा देता जिनको पुलिस अधिकारी निराधार मानकर छोड़ दिया करते थे। कभी कभी मैं उसके कारनामे सुनता था कि किस तरह वह त्रिपाफ हत्या के केस में ओडेसा बुलाया गया था, जिसमें उसने ट्रिनकामले में एकिस्टन भाइयों की दुखद कहानी का खुलासा किया और अंत में वह हॉलैंडा के उस शाही परिवार के मिशन को भी सफलतापूर्वक पूरा कर पाया। इधर अपने पुराने सहयोगी और साथी के बारे में मुझे सिवाय उसकी उन खबरों के जो कि अखबारों में छप जाती थी कुछ भी नहीं पता था। यह मार्च की रात थी और मैं एक मरीज को देखकर वापस लौट रहा था। मैंने अब फिर से मेडिकल प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तभी मैं बेकर स्ट्रीट से होकर निकला। जैसे ही मैं अपने उस पुराने चिर परिचित दरवाजे के सामने से होकर गुजरा, मेरे मन में होम्स को फिर से देखने और यह जानने की इच्छा हुई कि वह अपनी असाधारण ऊर्जा का किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। उसके कमरे में पर्याप्त रोशनी थी और मैंने देखा कि उसकी लंबी व असाधारण काया मेरे सामने से 2 बार गुजरी। वह अपने कमरे में तेजी से टहल रहा था। उसका सिर अपनी छाती पर झुका हुआ था और उसने अपने हाथ पीछे से बांध रखे थे। मैं चूंकि उसकी हर आदत और मिजाज को समझता था, इसीलिए उसके इस व्यवहार से मुझे एक नई कहानी का पता चल रहा था। वह फिर से अपने काम में लग गया था। वह अपने नशे के सपनों से बाहर आ चुका था और किसी नई समस्या की खुशबू में डूबा हुआ था। मैंने घंटी बजाई तो उसने उस कमरे की ओर इशारा किया जो कि कभी मेरा हुआ करता था। उसके व्यवहार में बहुत अधिक उत्सुकता नहीं थी। ऐसा कभी कभी ही होता था, पर मुझे लगा कि मुझे देखकर वह खुश है। बिना एक शब्द भी बोले अपनी दयालुता भरी आंखों के इशारे से उसने मुझे कुर्सी पर बैठाया और अपना सिगार वाला डिब्बा मेरी तरफ फेंकते हुए कोने में पड़े लाइटर की ओर इशारा किया। फिर अंगीठी के सामने खड़े होकर उसने अपने खास आत्मविश्लेषण वाले तरीके से मुझे देखा। शादी से तुम खुश हो वाटसन? जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम 7.5 पाउंड बढ़ गए हो। 7? मैंने जवाब दिया, वाकई मुझे थोड़ा और अधिक सोचना चाहिए था, बस थोड़ा सा ही, और आगे से मैं इसका ख्याल रखूंगा। तुमने मुझे यह नहीं बताया कि तुम काम करने के लिए अपना मन बना चुके हो। तब तुम्हें कैसे पता चला? मैंने यह सब देखा और जान गया। मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि तुम हाल ही तक भागते रहे हो और तुम्हारे पास एक फूहड़ और लापरवाह नौकरानी है? मैंने यह कहा, मेरे प्यारे होम्स, बहुत हो चुका। क्या तुम कई सदियां जी चुके हो? यह सच है कि मैं गुरुवार को दूर देहात में गया था और बड़ी गंदी हालत में घर पहुंचा, पर मैंने अपने कपड़े बदल लिए हैं। मैं यह सोच नहीं पा रहा हूँ कि तुमने इसका अंदाज कैसे लगाया। जहाँ तक मेरी नौकरानी मेरी जेन का सवाल है, वह बहुत ही फूहड़ है। मेरी पत्नी भी उसे कई बार टोक चुकी है, पर तुम्हें यह सब कैसे पता चला? वह थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ा, फिर बोला, इसमें कुछ खास नहीं है। मेरी आंखों ने मुझे दिखाया कि तुम्हारे बाएं जूते के भीतर की ओर ठीक वहीं जहां पर अंगीठी की रोशनी चमक रही है, चमड़े पर 6 बराबर खरोंचों के निशान लगे हैं। किसी ने लापरवाही से उन पर जमी मिट्टी की परत को हटाने के लिए खुरचा है।
जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अब तुम मेरा दूसरा निष्कर्ष देख सकते हो कि तुम बहुत ही खराब मौसम में बाहर गए थे और तुमने लंदन की खास तरह की बूट पॉलिश लगा रखी है। तुम्हारी प्रैक्टिस के मद्देनजर जब एक भला आदमी मेरे कमरे में आइडोफार्म की महक के साथ घुसता है और उसके हाइट के दाहिने तरफ के उभरे हिस्से से पता चलता है कि उसने इसमें अपना आला छिपा रखा है, तब अगर मैं उसे मेडिकल पेशे का सक्रिय सदस्य न पुकारूं तो फिर मैं वाकई बेवकूफ हूँ। इन नतीजों तक पहुँचने के उसके तरीकों को सुनकर मैं अपनी हंसी न रोक सका। मैंने कहा, तुम्हारे बताए कारणों को जब मैं सुन रहा था तब ये चीजें इतने मजेदार और सरल ढंग से मेरे सामने आ रही थी कि जैसे इन्हें मैं खुद ही बता रहा हूँ। हालांकि तुम्हारे हर तर्क पर मैं तब तक भ्रमित था जब तक कि तुम अपनी प्रक्रिया को बता नहीं देते थे। अभी भी मुझे यकीन है कि मेरी आंखें तुम्हारी तरह ही अच्छी भली चंगी। होम्स बोला, बिल्कुल मुमकिन है। फिर उसने अपनी सिगरेट जलाई और आराम कुर्सी पर बैठ गया। तुम देखते तो हो पर ध्यान से नहीं देखते। इन दोनों में काफी अंतर है। जैसे तुमने कई बार उन कदमों को देखा होगा जो कि इस हॉल तक आते हैं। कई बार, कितनी बार, 100 बार तो देखा ही होगा। तब बताओ वे कितने कदम होंगे? कितने कदम यह मैं नहीं बता पाऊंगा। ऐसा ही है, तुमने इन्हें ध्यान से नहीं देखा पर तुम उन्हें देख चुके हो और यही मेरा बिंदु है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि वहाँ 17 कदम हैं, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है और ध्यान से देखा है। चूंकि तुम मेरी इन छोटी छोटी समस्याओं में रुचि लेते हो और मेरे इन छोटे छोटे अनुभवों को लिखते भी हो, इसलिए तुम्हारी इनमें रुचि हो सकती। उसने गुलाबी रंग का मोटे कागज का एक टुकड़ा मेरी ओर उछाला जो कि मेज पर खुला पड़ा हुआ था। वह बोला, जोर से पढ़ो, यह आज की आखिरी डाक से आया है। इस रुके में न तो तारीख थी और न ही पता। आज की रात 8:15 बजे आपसे मुलाकात की जाएगी, क्योंकि एक भला आदमी आपसे किसी गंभीर मसले पर परामर्श लेना चाहता है। यूरोप के शाही घरानों में से एक के लिए आपकी दी गई हाल ही की सेवाओं से पता चलता है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिन पर उन मामलों का यकीन किया जा सकता है जो कि बहुत ही खास हैं और जिन्हें बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं बताया जा सकता है। आपके बारे में यह जानकारी हमें कई सूत्रों से मिली है। आप उस समय अपने चेंबर में ही रहें और यदि आपका आगंतुक नकाब में आता है तो नाराज मत हो जाइएगा। मैंने टिप्पणी की, यह तो वाकई एक रहस्य है। इससे आप क्या अंदाज लगाते हैं? मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है। बिना आंकड़े के किसी धारणा पर पहुंचना एक बड़ी गलती होगी। तथ्यों के अनुरूप धारणाएं बनाने के बजाय व्यक्ति बेवकूफी से धारणाओं के अनुसार तथ्यों को तोड़ता मरोड़ता है। परंतु इस पर ध्यान रखें कि आप इससे क्या परिणाम निकालते हैं। मैंने उस कागज और उस पर लिखी लिखावट दोनों को ही अच्छी तरह से देख लिया है। अपने साथी की ही तरह मैंने भी कहा, जिस आदमी ने इसे लिखा है उसके काफी संपन्न होने की संभावना है, क्योंकि ऐसे कागज का पैकेट आधे क्राउन से कम कीमत का नहीं होगा। यह खासा मोटा और मजबूत है। होम्स बोले, खास एक महत्वपूर्ण शब्द है। यह किसी भी हाल में इंग्लैंड का कागज नहीं लगता है। इसे रोशनी में लेकर चलो। मैंने ऐसा ही किया और देखा कि कागज की बनावट पर बड़ा ई, छोटा जी, बड़ा पी, बड़ा जी और छोटा टी बुना हुआ है। होम्स ने पूछा, इसका तुम क्या अर्थ लगाते हो? इसमें कोई शक नहीं है कि यह कागज बनाने वाले का नाम या उसका मोनोग्राम होगा। ऐसा नहीं है, बड़े जी के साथ छोटा टी लिखा है, जो कि जर्मन भाषा में कंपनी के लिए इस्तेमाल होता है, और पी से वाकई पेपर का पता चलता है। ई और जी के लिए आओ। महाद्वीपीय गजेटियर पर एक निगाह डालते हैं। उसने अपनी अलमारी से भूरे रंग का भारी भरकम गजेटियर का खंड निकाला। इगरिया यहाँ जर्मन भाषी क्षेत्र में है। यह है बोहेमिया। यह जगह कार्लस्पाड से दूर नहीं है। वैसे यह जगह वैलेंस्टीना की मौत और उनकी कई कांच फैक्ट्रियों और कागज मिलों के कारण मशहूर है। इससे अब तुम क्या अनुमान लगाते हो? उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी और उसने अपनी सिगरेट से कामयाबी का एक गहरा नीला धुआं फेंका। मैंने कहा, यह कागज बोहेमिया में बनाया गया है और यह भी तय है कि जिस व्यक्ति ने यह रुक्का लिखा वह जर्मन है। क्या तुमने उस खास तरह के वाक्य की रचना पर ध्यान दिया है? एक फ्रांसीसी या रूसी आदमी इस तरह से नहीं लिख सकता है। एक जर्मन ही क्रियापदों के प्रयोग में शिष्टाचार का उपयोग नहीं करता है। अब केवल यह जानना रह जाता है कि वह जर्मन जिसने उस बोहेमिया के कागज पर लिखा है और अपना चेहरा न दिखाने के लिए नकाब का प्रयोग कर रहा है, वह क्या चाहता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह यहाँ हमारे सभी शक शुभों को दूर करने आएगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, घोड़ों के खुरों
पहिए के रुकने और घंटियों के खींचे जाने की एक तेज आवाज आई। होम्स ने सीटी की आवाज निकाली और कहा, आवाज से पता चलता है कि घोड़ों की जोड़ी है। और फिर खिड़की से बाहर झांकते हुए बोले, हाँ, एक छोटी सी बंद घोड़ा गाड़ी है और एक जोड़ा सुंदर घोड़े भी हैं। एक की कीमत 150 गिनी होगी। इस केस में और कुछ हो न हो, पर रकम है वाटसन। होम्स, मैं सोचता हूँ कि मेरा अब जाना ही बेहतर होगा। बिल्कुल नहीं डॉक्टर, तुम जहाँ हो वहीं रुके रहो। बिना तुम्हारे जैसे साथी के मैं कुछ भी नहीं हूँ। यह मेरा तुमसे वादा है कि यह केस बहुत ही रोचक होगा। इसे छोड़ना खेद का विषय होगा, पर तुम्हारा मुवक्किल, उसकी चिंता मत करो। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए तो उसे भी चाहिए। अब वह आ रहा है, इसीलिए कुर्सी पर बैठ जाओ डॉक्टर, और इस केस पर अपना पूरा ध्यान दो। सीढ़ियों और गलियारे में भारी और धीमे कदमों की आवाज आ रही थी और वह दरवाजे के ठीक बाहर आकर बंद हो गई। फिर दरवाजे पर एक तेज और अधिकार से भरी थपथपाहट हुई। होम्स ने कहा, अंदर आ जाए। एक आदमी अंदर कमरे में घुसा। उसकी ऊंचाई फीट इंच से कम नहीं थी। उसकी छाती और शरीर के बाकी अंग हरक्यूलिस की तरह थे। उसका पहनावा काफी कीमती था, परंतु इंग्लैंड में इसे भद्दी रुचि का ही समझा जाएगा। उसकी बाहों और सामने के दोहरे कोट तक झालर थी, जबकि कंधे पर गहरे नीले रंग का लबादा पड़ा था, जिसमें आगा के रंग की सिल्क की धारियां थी, और यह उसकी गर्दन पर बंधा हुआ था, जिसमें एक लहसुनिया भी जड़ा था। उसके जूते पिंडलियों तक ऊंचे थे और उनमें ऊपर की ओर एक कीमती भूरा फर भी लगा हुआ था। इस तरह वह पूरा का पूरा एक अतिसंपन्न क्रूर व्यक्ति का रूप लिए हुए था। उस आदमी ने अपने हाथों में मोटी चौड़ाई वाला एक टोप ले रखा था, हालांकि उसने सिर के ऊपरी हिस्से में ही पहना था। उसने अपना नकाब अपनी ठुड्डी तक खींच रखा था, जिसे उसने उसी समय ही ठीक किया, क्योंकि जैसे ही वह कमरे के भीतर घुसा, उसने अपना हाथ इसी काम के लिए ऊपर उठाया था। उसके चेहरे के निचले हिस्से को देखकर ऐसा मालूम पड़ता था कि वह व्यक्ति दृढ़ चरित्र का है, पर उसके मोटे लटकते होंठ और सीधी ठुड्डी से उसके जिद्दी होने का भी पता चलता था। उसने जर्मन लहजे में अपनी गरजती आवाज में पूछा, आपको मेरा संदेश मिला होगा। मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे मिलूंगा। फिर उसने हम दोनों की ओर इस आशय के साथ देखा कि वह हम में से किसे संबोधित करे। होम्स बोले, कृपया बैठिए। यह हैं डॉ वाटसन, मेरे साथी और सहयोगी, जो कि अक्सर ही मेरे केसों में मेरी सहायता करते हैं। मुझे किससे बात करनी चाहिए? आप मुझे काउंट वान क्राम कह सकते हैं। मैं बोहेमिया का एक सम्मानित आदमी हूँ। मैं समझता हूँ कि यह व्यक्ति आपका मित्र है और सम्मानित भी है, जिस पर मैं अपने बहुत ही महत्वपूर्ण मामले के लिए विश्वास कर सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे आपसे अकेले में ही बात करनी चाहिए। मैं जाने के लिए उठा ही था कि होम्स ने मेरी कलाई पकड़ ली, मुझे मेरी कुर्सी पर वापस बैठा दिया और कहा, आप मुझसे जो भी कहना चाहते हैं इनके सामने कह सकते हैं। काउंट ने अपने चौड़े कंधे उचकाए और कहा, तब मैं शुरू करता हूँ। आप दोनों को 2 सालों के लिए पूरी गोपनीयता बरतने के लिए मैं अनुबंधित करता हूँ, क्योंकि इसके बाद इस मामले का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इस समय यह कहना भी काफी नहीं है कि इसका महत्व इतना है कि यह यूरोपीय इतिहास पर अपना प्रभाव डाल सकेगा। होम्स ने कहा, मैं वादा करता हूँ, और मैं भी। हमारे अजनबी आगंतुक ने कहा, आप मुझे इस नकाब के लिए माफ करेंगे, क्योंकि वह सम्मानित व्यक्ति जिसने मुझे नियुक्त किया है, उसकी इच्छा है कि उसका एजेंट आपसे अपरिचित ही रहे, और मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने अभी जिस उपाधि से खुद को नवाजा वह मेरी अपनी नहीं है। होम्स ने थोड़े रूखेपन से कहा, मैं यह जानता था। परिस्थितियां बहुत ही नाजुक हैं और इनको संभालने के लिए एहतियात की जरूरत है, नहीं तो यह बदनामी की एक बड़ी वजह बन सकती है और यूरोप के शासकीय परिवारों में से एक को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। खुलकर कहें तो यह मामला आर्मस्टीन के शाही घराने बोहेमिया के वंशज राजाओं को फंसा रहा है। होम्स ने खुद को आराम कुर्सी में फंसाते हुए और अपनी आंखें बंद करके फुसफुसाते हुए कहा, मैं यह भी जानता था। हमारे आगंतुक ने आराम से निष्क्रिय पड़े उस व्यक्ति की ओर आश्चर्य से देखा, जिसने खुद को यूरोप के एक अति ऊर्जावान एजेंट और त्वरित तार्किक व्यक्ति के रूप में स्थापित किया था। होम्स ने अपनी आंखें धीमे से खोली, अपने उस भीमकाय मुवक्किल की तरफ अधीरता से देखा और कहा, यदि महामहिम अपने इस मामले को बताने की कृपा करे तो मैं आपको बेहतर परामर्श दे पाऊंगा। वह आदमी अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और कमरे में बेचैनी से इधर उधर
टहलने लगा। फिर बेचैनी के भाव के साथ उसने अपना नकाब नोचकर जमीन पर फेंक दिया और चीख कर कहा, तुम सही कहते हो, मैं ही किंग हूँ, अब मुझे इसे छिपाने की क्या जरूरत है। होम्स फुसफुसाते हुए बोले, वाकई महामहिम ने मुझे नहीं बताया था, पर मैं जानता था कि मैं वेलम गागरिश सिगमंड वान आर्मेस्टिन कैसल पैलेस्टीन के महान ड्यूक और बोहेमिया के वंशज किंग से बात कर रहा हूँ। हमारे विचित्र से आगंतुक ने फिर से कुर्सी पर बैठते हुए और अपने ऊंचे सफेद माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, आप समझ ही सकते हैं कि मैं खुद ही इस तरह के काम करने का आदी नहीं हूँ, पर यह मामला इतना नाजुक था कि बिना इसमें खुद को शामिल किए मैं किसी एजेंट को बता नहीं सकता था। मैं आपसे परामर्श लेने के लिए छिपकर प्राग से यहाँ आया हूँ। होम्स ने फिर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तब कृपया परामर्श लीजिए। संक्षेप में कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। करीब 5 साल पहले वर्षा की एक लंबी यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात एक पहुंची हुई तिकड़मी महिला से हुई थी। उसका नाम एरन एडलर है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप भी इस नाम से परिचित होंगे। होम्स ने अपनी आंखें मूंदे ही फुसफुसाते हुए कहा, डॉक्टर प्लीज जरा इस नाम को मेरी सूची में देखिए। इधर कई सालों से होम्स ने लोगों के नामों और उनसे संबंधित चीजों की जानकारियों को एक जगह सूची बनाकर रखने का तरीका अपना लिया था, क्योंकि इसके बिना उन्हें नाम और विषय जानने में मुश्किल होती थी। इस मामले में मैंने उस महिला का जीवन परिचय ढूंढ निकाला जो हिब्रू के गुरु और स्टाफ कमांडर जिन्होंने गहरे समुद्र की मछलियों के बारे में लिखा है के बीच थी। होम्स ने कहा, मुझे देखने दो, वह सन में न्यू जर्सी में पैदा हुई थी। वारसा के इंपीरियल संगीत नाट्य की गायिका और अब सेवानिवृत्ता संभव है लंदन में ही रह रही हो। जैसा कि मैं समझता हूँ महामहिम का इस जवान औरत से कभी संबंध था और इस औरत को महामहिम ने कुछ अंतरंग पत्र भी लिखे थे। अब आप उन पत्रों को वापस लेना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, पर कैसे? क्या आपने उससे छुपाकर शादी की थी? नहीं, कोई कानूनी कागज या प्रमाण पत्र नहीं। तब महामहिम, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि वह महिला जब उन पत्रों को ब्लैकमेल करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रस्तुत करेगी तब उनकी प्रामाणिकता कैसे सिद्ध करेगी। मेरी लिखावट से धोखाधड़ी भी हो सकती है। वे मेरे निजी कागज हैं, चोरी चले गए होंगे। मेरी अपनी मुहर हूबहू वैसी ही बना ली गई होगी। मेरे फोटोग्राफ ये भी लिए जा सकते हैं। हम दोनों उस फोटोग्राफ में साथ साथ थे। ओह, यही बुरा हुआ महामहिम, यहाँ आपने वाकई असावधानी बरती है। मैं उस समय पागल था, बिल्कुल पागल। क्या इस मामले में आप वाकई गंभीर थे? उस समय मैं राजकुमार ही था और युवक भी, पर अब मैं 30 साल का हूँ। वह चिट्ठियाँ वापस पाई जा सकती थी। हमने कोशिश की थी पर हम असफल रहे। महामहिम को इसके लिए धन खर्चा करना पड़ेगा। वे चिट्ठियाँ वापस मिल जानी चाहिए। वह उन्हें बेचेगी नहीं, तब चुरा ली जाएंगी। 5 बार कोशिश की जा चुकी है। मेरे धन के बल पर 2 बार उसके घर में सेंध भी लगाई जा चुकी है। एक बार जब वह यात्रा कर रही थी तो हमने उसका सामान ही दूसरी जगह भिजवा दिया था। 2 बार वह बीच रास्ते में ही उतारी जा चुकी है, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उनका कोई निशान भी नहीं मिला। बिल्कुल नहीं। होम्स हंसा और बोला, यह बहुत ही छोटी सी समस्या है। किंग छूटते ही बोल पड़े, पर यह मेरे लिए बहुत ही गंभीर है। वाकई वह उन फोटोग्राफ का क्या करना चाहती है? मुझे बर्बाद करना, पर कैसे? मैं शादी करने वाला हूँ। हाँ, मैंने सुना है वह स्कैंडिनेविया के किंग की दूसरी बेटी है और उसका नाम क्लोटिल्डी लोपमैन वान सेक्सेमेनिंजन है। आप उसके परिवार के कड़े सिद्धांतों के बारे में पता कर सकते हैं। वह खुद भी बहुत ही नाजुक स्वभाव की है। मेरे चरित्र पर शक की छाप ही इस संबंध को खत्म कर देगी। और एरन एडलर, वह उन फोटोग्राफ्स को वहां भेजने की धमकी दे रही है और वह इसे कर भी देगी। आप उसे नहीं जानते हैं, वह बहुत ही कठोर स्वभाव वाली है। उसकी शक्ल तो बहुत ही खूबसूरत औरत की है, पर मन बहुत ही कठोर आदमी का है। यदि मैं किसी और औरत से शादी करता हूँ तो वह किसी भी हद तक जा सकती है। आपको यकीन है कि उसने इन्हें अभी तक वहाँ नहीं भेजा होगा? मुझे पक्का यकीन है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि जिस दिन सगाई की घोषणा होगी उसी दिन वह इनको भेजेगी और वह दिन अगला सोमवार ही है। होम्स ने जमाई लेते हुए कहा, ओह, अभी 3 दिन बाकी है। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे हाल ही में 1-2 और मामले निपटाने हैं। महामहिम क्या लंदन में ही रहेंगे? बिल्कुल, तुम मुझे वहाँ लैगम में काउंट वान क्राम के नाम से जान सकते हो। तब मैं आपको वही कुछ लिखूंगा ताकि आपको पता लग सके कि हमने कितनी प्रगति की है। प्लीज जरूर। मैं बहुत ही बेचैन हूँ और धना
उस पर आपको पूरा अधिकार है, पूरा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं उन फोटोग्राफ के बदले अपने राज्य का एक प्रांत तक दे सकता हूँ। और मौजूदा खर्च के लिए किंग ने अपने लबादे के भीतर से सांभर के चमड़े का एक भारी बटुआ निकालकर मेज पर रखते हुए कहा, इसमें स्वर्ण के रूप में 300 पाउंड्स और नाटों के रूप में 700 पाउंड्स हैं। होम्स ने अपनी नोटबुक से एक रसीद काटी और उन्हें दे दी। होम्स ने पूछा, मिस का पता? ब्रॉनी लॉज, सर्पेंटाइन एवेन्यू, सेंट जॉन्सवुड। होम्स ने इसे लिख लिया और कहा, एक और प्रश्न, क्या उसका कोई फोटोग्राफ है? क्या यह कैबिनेट साइज का है? हाँ, ठीक है महामहिम, गुड नाइट। और मुझे विश्वास है कि हमारे पास आपके लिए एक अच्छी खबर होगी। जैसे ही वह घोड़ा गाड़ी वापस जाने के लिए मुड़ी, उसने कहा, गुड नाइट वाटसन। यदि तुम कल दोपहर 3 बजे आओ तो मैं तुम्हारे साथ इस मामले पर बात करूंगा। मैं ठीक 3 बजे बेकर स्ट्रीट पहुंच गया था, पर होम्स अभी तक वापस नहीं लौटा था। मकान मालकिन ने मुझे बताया कि वह सुबह 8 बजे ही घर से निकल गया था। मैं आतिशदान के बगल में उनका इंतजार करने के इरादे से बैठ गया कि उनको देर हो सकती थी। मैं उनकी छानबीन में पहले से ही गंभीरतापूर्वक रुचि ले रहा था। हालांकि इसमें विशेष गंभीरता या आश्चर्यजनक जैसा कुछ भी नहीं था। साथ ही साथ यह 2 अपराधों से जुड़ा केस था जिसे मैं पहले ही नोट कर चुका था। फिर भी इस केस की प्रकृति और इसके मुवक्किल की बड़ी हैसियत अपनी ही तरह की थी। वास्तव में इस छानबीन की प्रकृति के अलावा जो चीज मेरे साथी के हाथ में थी वह थी स्थिति पर उनका पूरी तरह से कब्जा और उनके सजग खोजी तर्क, जिन्होंने उनके काम करने के ढंग और अति जटिल रहस्यों को सुलझाने के उनके सूक्ष्म तरीकों को मेरे लिए मजेदार बना दिया था। मैं उसकी पक्की सफलता का इतना आदी था कि उसके असफल होने की संभावना मेरे दिमाग को छू तक नहीं गई थी। इस समय शाम के 4 बजने ही वाले थे कि कमरे का दरवाजा खुला और शराबी की तरह बाल बिखेरे, गलमुच्छों वाला उत्तेजित चेहरा लिए और अस्त व्यस्त कपड़ों में होम्स कमरे में घुसा। अपने साथी के आश्चर्यजनक रूप से रूप बदलने के प्रयोग का अभ्यस्त होने पर भी मुझे अपने यकीन के लिए उसे 3 बार देखना पड़ा कि यह वही है। सहमति से सिर हिलाते हुए वह अपने बेडरूम में घुस गया और 5 ही मिनट बाद ट्वीड का सूट पहने हुए वह अपने पहले वाले रूप में बाहर निकल आया। अपने हाथों को जेब में डाले हुए उसने अंगीठी के सामने अपने पैर फैला दिए और फिर कुछ मिनटों तक खुलकर हंसता रहा। वह लगभग चीखते हुए बोले, वाकई। हंसते हुए उसका गला रुंध सा गया और फिर वह असहाय होकर कुर्सी पर पीछे होकर बैठ गया। क्या बात है, यह वाकया बहुत ही मजेदार था। मुझे यकीन है कि तुम अंदाज भी नहीं लगा पाओगे कि मेरी सुबह आज कैसी रही और इसे खत्म करने के लिए मैंने क्या किया। मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से तुम मिस एडलर की आदतों और उसके घर को देखने गए होंगे। बिल्कुल ठीक, पर परिणाम कुछ अजीब सा था। फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा। आज सुबह 8 बजने के कुछ देर बाद ही मैं एक बेकार घुमक्कड़ आदमी का रूप बनाकर घर से निकल गया। वहाँ उन घोड़े वालों के बीच मेरे लिए उनकी एक सद्भावना और आपसी समानता भी थी। उनमें से एक बन जाओ, तभी तुम्हें जो जानना है वह तुम जान पाओगे। मैंने जल्दी ही ब्रॉनी लॉज ढूंढ निकाला। यह लॉज बिजोविला में है और इसके ठीक पीछे एक बगीचा है, पर यह सामने सड़क पर 2 मंजिला बना हुआ है। दरवाजों में ताले लगे हैं। दाहिनी तरफ बैठने के लिए एक बड़ा कमरा है जिसमें जमीन तक की लंबी खिड़कियां बनी हैं और उन्हें खोलने का इंतजाम इस तरह से है कि कोई बच्चा भी इसे खोल सके। वहाँ के कमरे बिल्कुल सजे सजाए हैं। इसके पीछे ऐसा कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि गलियारे की खिड़की कोच हाउस के ऊपर तक पहुँचे। मैं यहाँ चारों तरफ घूमा और इसकी हर तरह जांच की, पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मैं तब नीचे सड़क पर आ गया और जैसा कि मुझे अंदाज था वहाँ गली में एक छोटा सा अस्तबल मिल गया जिसकी एक दीवार बगीचे से लगी हुई थी। मैंने साइस से हाथ मिलाया और उसके घोड़ों को सहलाया। फिर 2 पेंस व आधे गिलास सैग तंबाकू मिस एरेन के बारे में जो मैं चाहता था वे जानकारियां मुझे मिल गई। उसके पड़ोस में रहने वाले आधे दर्जन लोगों में मेरी बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि यहाँ से मिला उसका जीवन परिचय सुनने के लिए मैं मजबूर हो गया था। मैंने पूछा, एडलर का क्या हुआ? वह औरत वहाँ के सभी आदमियों का घमंड तोड़ चुकी है। वह बला की खूबसूरत है, ऐसा ही उस साइस ने मुझे बताया था। वह औरत अकेली ही रहती है और समारोहों में गाना गाती है। वह हर रोज 5 बजे शाम को बाहर जाती है और ठीक 7 बजे खाना खाने के लिए वापस आ जाती है। सिवाय गाना गाने के वह शायद ही कभी किसी और समय कहीं जाती है। वहाँ सिर्फ एक ही आदमी आता है,
पर उनके आपस में संबंध अच्छे हैं। वह सांवले से रंग का खूबसूरत नौजवान है। वह दिन में एक बार से कम नहीं आता है और कभी कभी तो 2 बार आता है। वह इनर टेम्पल का रहने वाला है और उसका नाम गॉडफ्रे नॉर्टन है। देखा तुमने कोचवान को विश्वास में लेने का फायदा। वे उसे सर्पेटाइन के अस्तबल से लेकर दर्जनों बार घर आए और उसके बारे में सभी कुछ जान लिया। इन्हें जो भी कहना था जब मैं सुन चुका तब मैं ब्राउनी लॉज की तरफ एक बार और घूमने निकल गया और अपनी योजना पर सोचने लगा। इस मामले में गॉडफ्रे नॉर्टन का विशेष महत्व है। वह एक वकील है। इस बात से अशुभ संकेत मिलता है। उन दोनों के बीच कैसा रिश्ता था और वहाँ उसके बार बार आने का क्या मकसद था? क्या वह उसकी मुवक्किल थी या मित्र या फिर मालकिन थी? यदि वह उसकी मुवक्किल है तब मुमकिन है कि उसने वे फोटोग्राफ उसे रखने के लिए दे दिए होंगे। यदि वह मित्र या मालकिन है तब इसकी संभावना कम ही है। अब प्रश्न यह उठता था कि मैं अपनी शुरुआत ब्राउनी लॉज से करूं या अपना ध्यान टेम्पल में उस आदमी के चेम्बर पर लगाऊं। यह एक बड़ा ही नाजुक विषय था और इसने मेरी छानबीन के क्षेत्र को भी बढ़ा दिया था। मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें इन विवरणों को सुनाकर उबा रहा हूं, पर मैं तुम्हें अपनी परेशानियां बता रहा हूं ताकि तुम इस परिस्थिति को समझ सको। मैं तुम्हारी बातों पर पूरा ध्यान दे रहा हूं। मैं अभी इस मामले को अपने दिमाग में तय ही कर रहा था कि तभी एक घोड़ागाड़ी ब्राउनी लॉज पर आकर रुकी और उसमें से एक आदमी बाहर कूदा। वह बहुत ही खूबसूरत, गहरे रंग का और पतली मूंछों वाला ठीक वैसा ही नौजवान था जैसा कि मैंने सुन रखा था। वह बहुत ही जल्दी में दिखता था। उसने तेज आवाज में कोचवान को ठहरने के लिए कहा और जैसे ही उस महिला ने दरवाजा खोला वह उसे किनारे हटाकर शीघ्रता पर सहजता से कमरे में घुस गया। वह कमरे में करीब आधे घंटे तक रहा और मैं बैठक की खिड़कियों से केवल उसकी झलक भर ही देख सका। वह आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था और अपने हाथों को हिलाता हुआ उत्तेजना में बातें कर रहा था। उस औरत को मैं नहीं देख पा रहा था। तभी अचानक वह कमरे से बाहर निकला और उसमें पहले की अपेक्षा अधिक हड़बड़ी दिख रही थी। जैसे ही वह घोड़ागाड़ी की तरफ बढ़ा उसने अपनी जेब से सोने की घड़ी निकाली और इसे बहुत ध्यान से देखा तथा चिल्लाकर बोला, गाड़ी तेजी से हाँको और पहले रीजेंट स्ट्रीट ग्रास एंड हैंकी ले चलो और फिर इजवेयर रोड पर सेंट मोनिका चर्च की तरफ चलो। अगर तुम 20 मिनट में पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें आधी गिन्नी दूंगा। वह दूर चला गया और मैं भौचक्का खड़ा था कि मुझे उसका पीछा करना चाहिए कि नहीं। तभी एक छोटी घोड़ागाड़ी गली में आई। घोड़ागाड़ी के कोचवान के कोट के बटन अभी आधे ही लगे थे। उसकी टाई उसके कानों के नीचे थी और घोड़े के साज सामान के बिल्ले बकसुए से लटक रहे थे। यह अभी रुका भी नहीं था कि वह औरत हॉल के दरवाजे से ही उसे रुकने के लिए चिल्लाई। मैंने उसकी केवल एक ही झलक देखी थी। वह एक खूबसूरत महिला थी। उसका चेहरा ऐसा था कि कोई भी आदमी उस पर मर मिट सकता था। वह चीखती हुई बोली, सेंट मोनिका चर्चा जॉन, और अगर तुम मुझे वहाँ 20 मिनटों में पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें आधी अशरफी दूंगी। इस मौके को छोड़ना अच्छा नहीं था वाटसन। मैं अभी यह तय नहीं कर पा रहा था कि उसकी घोड़ागाड़ी के पीछे ही मैं खड़ा हो जाऊं या इसके पीछे दौड़ पड़ूं। तभी एक दूसरी घोड़ागाड़ी आ गई। कोचवान ने ऐसे अस्त व्यस्त व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक 2 बार देखा और इससे पहले कि वह मना करता मैं कूदकर गाड़ी में बैठ गया और फिर कहा, सेंट मोनिका चर्च चलो। अगर तुम 20 मिनट में पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें आधी अशरफी दूंगा। इस समय 12 बजने में 20 मिनट बाकी थे और जो कुछ हुआ वह सामने ही था। मेरी घोड़ागाड़ी तेज दौड़ी। मुझे नहीं लगता है कि मैं पहले कभी इतना तेज चला था, पर वे अभी मुझसे आगे थे। जब मैं वहां पहुंचा तो वे दोनों घोड़ागाड़ी चर्च के गेट के सामने खड़ी थी और घोड़ों के मुंह से भाप निकल रही थी। मैंने कोचवान को भाड़ा दिया और तेजी से चर्च के भीतर भागा। वहां वे दोनों जिनका मैंने पीछा किया था और एक पादरी के अलावा कोई नहीं था और ऐसा मालूम पड़ता था कि पादरी उनसे कुछ बहस कर रहा था। वे तीनों चर्च की मेज के सामने खड़े थे। मैं चर्च में लगी सीटों के किनारे की जगह में चुपचाप खड़ा था। अचानक उन तीनों ने मेरी तरफ देखा और मुझे आश्चर्य तब हुआ जब गॉडफ्रे नॉर्टन मेरी तरफ दौड़कर आया। वह जोर से बोला, बैंक गॉड, आपने यह अच्छा कर दिया। आओ आओ। मैंने पूछा, क्या बात है? आइए आइए, केवल 3 मिनट ही लगेंगे, नहीं तो यह शादी वैध नहीं कही जाएगी। मुझे चर्च की मेज के पास तक करीब करीब खींच लिया और जब तक मैं कुछ समझता मेरे कानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई और मेरी गवाही उन चीजों के लिए हुई जिन्हें मैं जानता तक नहीं था, जिनमें मिस एरेन एडलर और अविवाहित गॉडफ्रे नॉर्टन
कि वैवाहिक सुरक्षा में सहयोग भी शामिल था। यह सब कुछ अचानक ही हुआ और एक तरफ से वह आदमी मुझे धन्यवाद दे रहा था और दूसरी तरफ वह औरत, जबकि पादरी बीच में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। अपने जीवन में इस तरह की हास्यास्पद स्थिति का मैंने कभी सामना नहीं किया था। यह सोचकर अभी भी मुझे हंसी आ जाती है। ऐसा लगता है कि उनकी शादी की अनुमति मिलने में औपचारिकता की कमी रह गई होगी, क्योंकि पादरी ने बिना गवाह के शादी कराने से मना कर दिया था और मेरी सौभाग्यशाली उपस्थिति ने दूल्हे को सड़क पर बेस्टमैन ढूंढने की परेशानी से बचा लिया था। उस दुल्हन ने मुझे एक अशरफी दी जिसे मैं इस अवसर की स्मृति में अपनी घड़ी की चेन में पहनने वाला हूँ। मैंने कहा, यह सब कुछ बहुत ही अप्रत्याशित मामला है। फिर क्या हुआ? मैंने देखा कि मेरी योजनाएं गंभीर रूप से जोखिम में पड़ गई थी। ऐसा लगा कि वह जोड़ा तुरंत ही वापस जा सकता था और इसीलिए मुझे भी इसी के अनुसार कदम उठाना था। चर्च के गेट पर जब वे अलग हुए और वह आदमी टेम्पल की तरफ गया तथा वह औरत अपने घर की तरफ, तब वह औरत उस आदमी से बोली, मैं हमेशा की तरह 5 बजे पार्क में आ जाऊंगी। मैं और कुछ न सुन सका और फिर वे दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। अब मैं अपना इंतजाम करने के लिए चला। कैसा इंतजाम? होम्स ने घंटी बजाते हुए जवाब दिया, कुछ ठंडा मीट और एक गिलास बियर हो जाए। मैं इतना व्यस्त था कि मैं खाने के बारे में सोच भी न सका और मेरी आज की शाम के भी व्यस्त रहने की संभावना है। डॉक्टर, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत होगी। मुझे इसमें खुशी होगी। तुम्हें कानून तोड़ना बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं। गिरफ्तार होने की संभावना से भी नहीं। अच्छे कारण के लिए? बिल्कुल नहीं। हाँ, कारण तो बहुत ही अच्छा है। तब तो मैं तुम्हारा ही आदमी हूँ। मुझे यकीन था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। मगर तुम चाहते क्या हो? जब मिसेज टर्नर ट्रे लेकर आएंगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे ही मकान मालकिन कुछ खाने को लेकर आई, वह उसकी तरफ भूख से मुड़ते हुए बोले, मैं खाते हुए ही बात करूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। इस समय करीब 5 बज रहे हैं। अगले 2 घंटों में ही हमें काम शुरू कर देना है। जैसे ही मिस एडलर या मैडम एडलर 7 बजे वापस लौटती हैं, हमें उनसे ब्राउनी लॉज पर मुलाकात करनी है। और तब यह तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, जो होने वाला है उसका इंतजाम मैं पहले से ही कर चुका हूँ। सिर्फ एक ही चीज है जिस पर हमें जोर देना है, चाहे जो भी हो तुम बीच में मत पड़ना, समझ गए ना? क्या मुझे तटस्थ बने रहना है? चाहे जो भी हो कुछ मत करना। वहाँ कुछ छोटी मोटी अच्छी न लगने वाली चीजें भी हो सकती हैं, इनमें शामिल मत होना। मेरे उसके घर में घुसते ही यह खत्म हो जाएगी। इसके 4 या 5 मिनटों के बाद बैठक कक्ष की खिड़की खुलेगी और तुम्हें उस खुली खिड़की के पास ही मौजूद रहना है, ठीक है? और जब मैं अपना हाथ ऊपर करूं तब तुम उस चीज को कमरे में फेंक दोगे जो मैं तुम्हें फेंकने के लिए दूंगा, और उसी समय तुम आग आग भी चिल्लाना। ठीक से समझ गए ना? बिल्कुल। होम्स ने अपनी जेब से सिगार की तरह की एक लंबी सी चीज निकालते हुए कहा, यह कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है। यह एक साधारण सा धुएं वाला रॉकेट है और इसके ऊपर अपने आप ही जल जाने वाला ढक्कन लगा हुआ है। तुम्हारा काम इसे छिपाकर अपने पास रखना है। जब तुम आग लगने की आवाज लगाओगे तब इसमें कई लोग शामिल हो जाएंगे। तब तुम गली के मोड़ पर पहुंच जाना, जहां मैं तुमसे 10 मिनट के बाद मिल लूंगा। मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। मुझे खिड़की के पास तटस्थ भाव से खड़े रहकर आपके ऊपर निगाह रखनी है और आपका इशारा मिलते ही इस चीज को खिड़की के भीतर फेंकना है। फिर आग आग चिल्लाकर गली के मोड़ पर आपका इंतजार करना। बिल्कुल ठीक। तब आप मुझ पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, ठीक है? मैं सोचता हूँ कि अब समय आ गया है कि मुझे नई भूमिका की तैयारी कर लेनी चाहिए। होम्स अपने बेडरूम में गायब हो गए और जब कुछ मिनटों के बाद बाहर निकले तो वह एक सौम्य सरल पादरी के रूप में थे। उनका चौड़ा काला टॉप, ढीली पतलून, सफेद शर्ट और करुणामयी मुस्कुराहट के साथ उनकी परोपकारी जिज्ञासा ठीक फादर जॉन हारे की तरह ही लग रही थी। होम्स ने सिर्फ अपना पहनावा ही नहीं बदला, बल्कि उनकी भंगिमा, उनका व्यवहार और उसकी आत्मा भी परिवर्तित सी मालूम पड़ती थी। जब से वे अपराध विशेषज्ञ बने तब से मंच ने अपना एक बेहतरीन अभिनेता खो दिया और यहाँ तक कि विज्ञान ने तो अपना एक तर्कशास्त्री भी खो दिया। जब हम बेकर स्ट्रीट के लिए चले तब शाम के 6:15 बज रहे थे और अभी 1 घंटा पूरा होने में 10 मिनट बाकी ही थे कि हम सर्पेंटाइन एवेन्यू पहुँच गए। इस समय धुंधलका हो चुका था और जब हम ब्राउनी लॉज के सामने आगे पीछे टहल रहे थे तब लैंपों की रोशनी जलनी शुरू हो गई थी। हम अभी लॉज में रहने वाली का इंतजार कर रहे थे। यह घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मैंने शेरलॉक
होम्स के सारगर्भित विवरण से इसकी रूपरेखा खींची थी, परंतु यह इलाका मेरे अनुमान की तुलना में व्यक्तिगत कम लगता था। एक छोटी सी गली होने के बावजूद यहाँ का पास पड़ोस काफी जीवंत था। गंदे कपड़ों में यहाँ कुछ लोग कोने में खड़े सिगरेट पी रहे थे और हंस रहे थे। कैंची की धार तेज करने वाला एक आदमी अपने पहिए के साथ वहीं मौजूद था और दो चौकीदार एक नर्स के साथ हंसी ठट्ठा कर रहे थे। कुछ जवान आदमी अच्छे कपड़े पहने हुए मुंह में सिगार लिए वहां मटरगश्ती कर रहे थे। जब हम लॉज के सामने चहलकदमी कर रहे थे तभी होम्स ने कहा, इस शादी ने मामले को काफी आसान बना दिया है। अब वह फोटोग्राफ दोधारी तलवार बन चुका है। यह मुमकिन है कि वह औरत यह नहीं चाहेगी कि गॉडफ्रे नॉर्टन इन फोटोग्राफ को देखे और ठीक उसी तरह हमारा मुवक्किल भी नहीं चाहता है कि यह उसकी राजकुमारी की आंखों के सामने आए। अब प्रश्न यह है कि हमें यह फोटोग्राफ मिलेगा कहाँ, सचमुच कहा। इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि वह औरत फोटो अपने साथ लेकर गई होगी। इनका आकार बड़ा है और औरत के कपड़ों में इनका छुपना नामुमकिन है। वह यह जानती है कि किंग उसे कहीं भी बीच रास्ते में ही रोकने और उसकी तलाशी लेने में सक्षम है। इस तरह के दो प्रयास पहले भी हो चुके थे। तब यह तय है कि वह इन्हें अपने साथ लेकर नहीं चलती है। तब कहाँ, यह उसके बैंकर और उसके वकील के पास हो सकता है। इसमें भी दोहरी संभावना है, मगर मैं इन दोनों के ही खिलाफ सोच रहा हूँ। औरतें स्वभाव से ही गोपनीय होती हैं और वे अपनी स्वयं की ही गोपनीयता को ही पसंद करती हैं। वह इन्हें किसी और को क्यों देगी? वह अपने आप पर ही भरोसा करेगी। एक व्यापारी पर इसका कब क्या अप्रत्यक्ष या राजनीतिक प्रभाव डाला जा सकता है, अतः वह इसे किसी को नहीं बताएगी। इसके साथ ही यह याद रखो कि वह कुछ ही दिनों में इसका इस्तेमाल करने का निश्चय कर चुकी थी। फोटो वही होना चाहिए, इसे उसके घर में ही होना चाहिए, मगर इसमें 2 बार चोरी की जा चुकी है। उन्हें नहीं मालूम होगा कि कैसे खोजा जाए, पर तुम कैसे खोजोगे? मैं नहीं खोलूंगा। तब वह मुझे खुद ही दिखाएगी, मगर वह मना कर देगी। वह ऐसा नहीं कर पाएगी। मुझे पहियों की आवाज सुनाई पड़ रही है। यह उसी की घोड़ागाड़ी की आवाज है। अब मेरे आदेशों का पालन करना। जैसे वह बोला तभी एक घोड़ागाड़ी के बगल वाली लाइटों की चमक एवेन्यू के मोड़ से झलकी। यह एक छोटी सी घोड़ागाड़ी थी और ठीक लॉज के गेट के सामने आकर रुक गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, एक आवारा सा दिखता आदमी एक कॉपर पाने की उम्मीद में तेजी से दरवाजा खोलने आगे आया, पर तभी एक दूसरे लोफर ने इसी उम्मीद से उसे अपनी कुहनी का धक्का मारकर पीछे की ओर ढकेल दिया। तभी वहां दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें दोनों चौकीदार भी शामिल हो गए। वे लॉज में रहने वाले आदमी का पक्ष ले रहे थे और कैंची की धार तेज करने वाला आदमी उतनी की गर्म मिजाजी से दूसरे पक्ष की ओर था। अब उनमें धक्का मुक्की शुरू हो गई और वह औरत जो कि अभी घोड़ागाड़ी से उतरने ही वाली थी, उन झगड़ने वाले गुस्सेल लोगों के बीच फंस गई। वे लोग आपस में एक दूसरे को जंगलियों की तरह मुक्के और छड़ियों से मार रहे थे। होम्स भीड़ में उस महिला को बचाने के लिए कूद पड़ा, पर जैसे ही वह वहां पहुंचा वह जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे से खून बह रहा था। उसके गिरते ही चौकीदार एक ओर भागे और वहां के रहने वाले दूसरी ओर, पर बहुत से भले आदमी जो कि इस झगड़े में शामिल हुए बिना ही इसे मात्र देख रहे थे, वे इस घायल आदमी और उस महिला की सहायता करने के लिए इकट्ठा हो गए। एरेन एडलर, इसे अभी मैं यही पुकारूंगा, तेजी से आगे बढ़ी। हॉल की रोशनी में उसके शरीर की बनावट और भी आकर्षक लग रही थी। उसने गली में इधर उधर देखा और बोली, क्या इस बेचारे को चोट लग गई है? कई आवाजें आई, यह मर गया है। तभी एक अन्य बोला, नहीं नहीं, अभी इसमें जान है। इससे पहले कि तुम इसे अस्पताल ले जाओ, यह मर जाएगा। एक औरत बोली, यह बहुत बहादुर आदमी है। अगर यह बीच में नहीं आता तो वे बदमाश उस औरत का बटुआ ले गए होते। वे सब एक गिरोह के हैं और बदमाश भी। देखो, अभी इसकी सांस चल रही है। यह इस तरह से गली में तो नहीं पड़ा रह सकता है। हमें इसे अंदर ले चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उसे बैठने वाले कमरे में ले आओ, वहाँ आरामदेह सोफा भी है। प्लीज इधर से आइए। होम्स अब आराम से धीरे से ब्रोनी लॉज में पहुंच गया और उस बैठक कक्ष में लेट गया, जबकि मैं अभी भी खिड़की के बगल में खड़ा होकर अगली कार्रवाई के लिए उन्हें देख रहा था। लैंप जला दिए गए, पर पर्दे इसलिए नहीं गिराए गए थे कि मैं होम्स को सोफे पर लेटा हुआ देख सकूं। मैं नहीं जानता था
कि वह जो काम कर रहा था उसका उन्हें कोई पछतावा था या नहीं, पर यह मैं जानता था कि मुझे अपने जीवन में इतनी शर्म पहले कभी महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि मैं उस खूबसूरत महिला के खिलाफ एक साजिश में शामिल हूँ, जबकि वह उस घायल आदमी के लिए कितनी करुणा और गरिमा से उसके ठीक होने का इंतजार कर रही है। किंतु होम्स के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होगा कि उसने मुझे जो काम सौंपा था उससे मैं अपने आप को पीछे खींच लेता। मैंने अपना दिल कड़ा किया और अपने कपड़ों में छिपाकर रखे हुए उस धुएं वाले रॉकेट को हाथ में ले लिया। मैंने सोचा कि आखिरकार हम उस औरत को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि उसे दूसरों को चोट पहुंचाने से रोक भर रहे हैं। होम्स अब सोफे पर बैठ गया और मैंने उसके हाव भाव देखे, जैसे कि उसे हवा की जरूरत महसूस हो रही थी। एक नौकरानी तेजी से भागी और खिड़कियां खोल दी। ठीक उसी समय मैंने उसका हाथ ऊपर की ओर उठा देखा, जो कि मेरे लिए एक इशारा था, और मैंने तुरंत ही वह धुएं वाला रॉकेट खिड़की से अंदर की तरफ उछाल दिया और आग आग चिल्लाया। अभी मेरी आवाज पूरी तरह से बाहर गूंजी भी नहीं थी कि सभी भले बुरे आदमियों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई और सब साथ मिलकर आग आग चिल्लाने लगे। धुएं का एक मोटा बादल कमरे से घुमड़ता हुआ खिड़की से बाहर निकला। मुझे अंदर कुछ भागते लोगों की झलक दिखी, पर तभी अगले ही पल होम्स की सांत्वना देने की आवाज सुनाई पड़ी कि यह झूठी चेतावनी है। लोगों की भीड़ से सरकता हुआ मैं अब अपने अगले पड़ाव गली के मोड़ पर पहुंच गया, और 10 मिनट के बाद ही मेरे साथी का हाथ अपने हाथों में पाकर मैं खुश था और हम इस चिल्लपाओं से दूर हो गए थे। हम कुछ मिनटों तक तेजी से चलते रहे, जब तक कि हम एक शांत गली में नहीं आ गए जो कि हमें एडजवेयर रोड की ओर ले जाती थी। होम्स बोला, डॉक्टर, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, इससे बेहतर और कुछ हो भी नहीं सकता था। क्या आपके पास फोटोग्राफ हैं? मैं जानता हूँ कि वह कहाँ है। आपने उनका पता कैसे लगाया? उसने मुझे दिखा दिया। मैंने तुम्हें कहा था कि वह मुझे दिखाएगी। मैं अभी भी अंधेरे में ही हूँ। होम्स ने हंसते हुए कहा, मैं इसे रहस्य नहीं बनाना चाहता हूँ, यह मामला बिल्कुल ही सीधा है। तुमने देखा होगा कि इस गली का हर आदमी इसमें शामिल था। वे सभी इस शाम यह सब करने के लिए पहले से ही तय थे। मैंने इसका अनुमान लगाया था। जब वह कतार जुटी तो मैंने अपने हाथ में गीला लाल पेंट लगा लिया था और मैं तेजी से उनके बीच दौड़ा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया और इस तरह दया का पात्र बन गया। वैसे यह चाल काफी पुरानी है, इसे तो मैं समझ ही गया था। तब वे मुझे अंदर कमरे में ले गए। वह मुझे कमरे में ले जाने को मजबूर हो गई थी। इसके अलावा वह कर भी क्या सकती थी? उनका बैठक कक्ष ही वह कमरा है जिस पर मुझे शुबहा था। यह कमरा उसके बेडरूम के पास ही है और इसे ही मैं देखना चाहता था। उन लोगों ने मुझे सोफे पर लिटा दिया। फिर मैंने हवा के लिए हाथ पैर चलाए और खिड़की खोलना उसकी मजबूरी बन गई। इस तरह तुमको मौका मिल गया। इससे तुम्हें क्या सहायता मिली? यह काम बहुत ही जरूरी था। जब एक औरत देखती है कि उसके घर में आग लग गई है, तब वह तुरंत ही उसी चीज की तरफ भागती है जिसकी कीमत उसकी निगाह में सबसे अधिक होती है। यह बिल्कुल ही आवेग पर काबू पाने जैसी चीज है और मैं कई बार इसका फायदा उठा चुका हूँ। डार्लिंगटन के बदले वाले केस में यह मेरे इस्तेमाल की चीज थी और आर्न्सवर्थ कैसल के मामले में भी मैंने इसका इस्तेमाल किया था। एक शादीशुदा औरत अपने बच्चे के पास लपकती है और एक अविवाहित अपने गहने के पास पहुंचेगी। अब यह बिल्कुल ही स्पष्ट था कि हमारी आज की महिला के पास उसके लिए इससे कीमती कुछ भी नहीं था जिसकी हमें भी तलाश थी। वह इसे सुरक्षित करने के लिए भागी। आग लगने की चेतावनी अच्छे ढंग से दी गई थी। वह धुआं और चिल्लाहट लोहे की तंत्रिकाओं को भी झकझोरने के लिए काफी था। उसने बहुत बेहतर ढंग से इसका जवाब भी दिया था। वह फोटोग्राफ घंटी के ठीक दाहिनी तरफ खिसकने वाले दरवाजे के पीछे आले में रखे थे। वह वहां तुरंत ही पहुंची और जैसे ही उसने इन्हें अभी आधा ही बाहर निकाला था और मैंने इनकी अभी एक झलक ही देखी थी कि तभी मैं चीखा, यह सब झूठा शोर गुल है। तब उसने उसे वहीं वापस रख दिया और रॉकेट की तरफ देखते हुए कमरे में भागी और तभी से मैंने उसे नहीं देखा है। मैं उठा और माफी मांगते हुए घर से बाहर निकल गया। मैं हिचकिचा रहा था कि मुझे तुरंत फोटोग्राफ हासिल करने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं। तभी मैंने देखा कि कोचवान कमरे में आ गया और मुझे ध्यान से देखने लगा। अब इंतजार करना ही बेहतर था क्योंकि थोड़ी सी भी जल्दबाजी सब कुछ गड़बड़ कर सकती थी। और अब हमारी तलाश करीब करीब पूरी हो चुकी है। मैं कल ही किंग को बुला लूंगा और तुमको भी, यदि तुम चाहो तो। हम बैठक कक्ष में उस औरत का इंतजार करने
के लिए बैठाए जाएंगे, पर जैसे ही वह वहां आएगी मुमकिन है कि वह वहां न तो हमें और न ही उस फोटोग्राफ को पाएगी। महामहिम को इसमें संतोष होगा कि उन्होंने इसे अपने हाथों से ही प्राप्त किया है। उन्हें आप कब बुलाएंगे? सुबह 8 बजे। वह तब तक उठी नहीं होगी और हमारे लिए रास्ता साफ होगा। हमें बहुत ही सचेत रहना चाहिए, क्योंकि उसकी शादी उसकी आदतों और उसके जीवन में काफी परिवर्तन कर देगी। मुझे बिना देर किए ही किंग को तार भेज देना चाहिए। हम बेकर स्ट्रीट पहुंच गए और दरवाजे पर रुके। होम्स अपनी जेब में चाबी ढूंढ ही रहे थे कि किसी राहगीर की आवाज आई, गुड नाइट मिस्टर शेरलॉक होम्स। उस समय फुटपाथ पर कई लोग थे, परंतु यह शुभकामना किसी दुबले पतले युवक की ओर से आई थी, जो कि शायद जल्दी में था। होम्स ने गली की धीमी रोशनी में उसे घूरते हुए कहा, मैं इस आवाज को पहले भी सुन चुका हूँ, पर यह कौन हो सकता है? उस रात मैं बेकर स्ट्रीट में ही सोया था और जब हम सुबह ब्रेड और कॉफी का नाश्ता कर रहे थे, उसी समय बोहेमिया के किंग हमारे कमरे में धड़धड़ाते हुए घुसे और करीब करीब चीखती सी आवाज में शेरलॉक होम्स का कंधा पकड़कर उनके चेहरे पर आंखें गड़ाते हुए पूछा, क्या तुम्हें सचमुच वे फोटोग्राफ मिल गए? अभी नहीं। क्या तुम्हें उनके मिलने की उम्मीद है? मुझे पूरी उम्मीद है। तब चलिए, मैं चलने के लिए बेचैन हूँ। हमें एक घोड़ा गाड़ी कर लेनी चाहिए। नहीं, मेरी बग्गी इंतजार कर रही है। तब तो यह और भी आसान हो जाएगा। हम सभी एक बार फिर से ब्रोनी लॉज की तरफ चल पड़े। होम्स बोले, एलेन एडलर की शादी हो चुकी है। शादी? कब? कल। पर किससे? एक अंग्रेज वकील से। उसका नाम नाटन है, पर वह उससे प्यार नहीं करती थी। मुझे उम्मीद है वह करती है। ऐसी उम्मीद क्यों है? क्योंकि यह महामहिम के भविष्य के डर को दूर कर देगी। यदि वह औरत अपने पति को प्यार करती है, तब वह महामहिम को नहीं चाहेगी, और जब वह महामहिम को नहीं चाहेगी, तब उसका महामहिम की योजना में दखल देने का कोई इरादा नहीं होगा। यह सच है, मगर फिर भी मेरी इच्छा थी कि वह मेरे ही पास रहती। वह कितनी अच्छी रानी होती। किंग अपनी चुप्पी में तब तक खोया रहा जब तक कि हमने सर्पेंटाइन एवेन्यू पहुंचकर उसका ध्यान भंग नहीं कर दिया। ब्रोनी लॉज का दरवाजा खुला हुआ था और एक उम्रदराज औरत सीढ़ियों पर खड़ी थी। जैसे ही हम बग्गी से नीचे उतरे, उसने हमें उपहास की दृष्टि से देखा और बोली, मेरे ख्याल से आप शेरलॉक होम्स हैं। मेरे साथी ने उस महिला की ओर एक आश्चर्य और प्रश्नवाचक दृष्टि डालते हुए जवाब दिया, मैं ही शेरलॉक होम्स हूँ। वाकई, मेरी मालकिन ने मुझे बताया था कि आपके आने की संभावना है। वे आज सुबह बजे अपने पति के साथ ट्रेन से महाद्वीप के लिए चारिंग क्रॉस से जा चुकी हैं। होम्स लड़खड़ाते हुए पीछे हटे। खीज और आश्चर्य के साथ उन्होंने कहा, क्या तुम्हारा मतलब है वह इंग्लैंड से जा चुकी है? हाँ, और कभी वापस नहीं लौटेगी? किंग ने कर्कश आवाज में पूछा। और वे कागज? वे सब जा चुके हैं। होम्स ने नौकरानी को पीछे की ओर धकेलते हुए कहा, हम देखेंगे। मैं और किंग दोनों ही होम्स के पीछे कमरे में पहुंचे। कमरे में चारों ओर फर्नीचर फैले हुए थे। अलमारियां और दराजें खुली हुई थी। ऐसा मालूम पड़ता था कि उस औरत ने वहां से जाने की जल्दी में उन्हें छान मारा था। होम्स तेजी से घंटी की तरफ भागे और खिसकने वाला शटर तोड़ दिया तथा आले में अपना हाथ घुसेड़ दिया। हाथ जब बाहर निकला तो इसमें एक फोटोग्राफ और साथ में एक पत्र था। फोटोग्राफ एलेन एडलर का ही था और इसमें उसने नाइट ड्रेस पहन रखी थी। इस पत्र के कोने पर शेरलॉक होम्स का नाम लिखा था। मेरे साथी ने उस पत्र को खोला और हम तीनों ने इसे साथ ही पढ़ा। इसमें पिछली रात की ही तारीख थी और इसका मजमून कुछ इस प्रकार था, मेरे प्यारे शेरलॉक होम्स, आपने अपना काम बहुत ही अच्छे ढंग से किया। आपने तो मुझे लपेट ही लिया था। आग लगने की चेतावनी तक मुझे बिल्कुल भी अंदाज नहीं लगा, पर तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे धोखा दिया जा रहा है। मुझे महीनों पहले ही आपसे सावधान रहने की चेतावनी मिल चुकी थी। मुझे यह बताया जा चुका था कि अगर किंग किसी एजेंट की सेवाएं लेगा तब वह निश्चित ही आप ही होंगे। आपका पता भी मुझे दे दिया गया था। फिर भी इन सब के साथ ही मुझे पता चल गया था कि आप क्या चाहते थे। संदेह होने के बाद भी मैं एक बूढ़े दयालु पादरी का बुरा सोच पाने में असमर्थ थी। आप जानते ही हैं कि मुझे एक अभिनेत्री का प्रशिक्षण मिल चुका है और आदमियों के पहनावे मेरे लिए नए नहीं हैं। मैं अक्सर इनकी आजादी का फायदा लेती रही हूँ। मैंने अपने कोचवान जॉन को आप पर नजर रखने के लिए भेजा था और जैसे ही आप बाहर निकले मैं आपके पीछे हो ली। मैंने आपके घर तक आपका पीछा किया और मुझे पूरा यकीन हो गया कि मैं ही शेरलॉक
होम्स की रुचि का लक्ष्य हूँ। तभी मैंने आपको अविवेकपूर्ण ढंग से गुड नाइट कहा और अपने पति से मिलने टेम्पल चली आई। हम दोनों ने सोचा कि इतने नाराज आदमी के द्वारा पीछा किए जाने पर भाग जाना ही बेहतर होगा। जब आप कल आएंगे तो आपको घोंसला खाली मिलेगा। जहाँ तक फोटोग्राफ का सवाल है, आपके मुवक्किल निश्चिंत रहे। मैं उनसे अधिक प्यार करने वाले व्यक्ति से प्यार करती हूँ और वह उनसे बेहतर भी है। किंग उस व्यक्ति के साथ जो चाहे कर सकते हैं जिसने उनके साथ कठोरतापूर्वक कुछ गलत किया है। मैं इन फोटोग्राफ को अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रख रही हूँ, जो कि मुझे भविष्य में किंग के द्वारा उठाए जाने वाले कदमों से सुरक्षा के हथियार के रूप में मेरे पास रहेंगे। मैं एक फोटोग्राफ छोड़े जा रही हूँ जिसे वे अपने पास रख सकते हैं। धन्यवाद शेरलॉक होम्स, आपकी वाकई सच्ची एरेन नॉर्टन एडलर। जैसे ही हम तीनों ने उस काव्य पत्र को खत्म किया, किंग जोर से चीखा, क्या औरत है, ओह क्या औरत है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वह कितनी तेज और कितनी कठोर है। क्या उसे एक सम्मानित रानी नहीं बनना चाहिए? क्या यह दुखद नहीं है कि वह मेरे स्तर की नहीं थी? होम्स ने ठंडेपन से कहा, उस औरत में मैंने जो देखा है वह महामहिम के स्तर से वाकई बहुत ही अलग है। मुझे इस बात का दुख है कि मैं महामहिम के काम को उसकी सुखद परिणति तक नहीं पहुंचा सका। किंग जोर से बोले, नहीं सर, इतने सब के बाद इससे अधिक और कुछ नहीं हो सकता था। मैं जानता हूं कि वह अपनी बात की पक्की है। वे फोटोग्राफ अब उतने ही सुरक्षित हैं जितने कि इन्हें आग के हवाले कर दिया जाता। महामहिम की बात सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपका हमेशा कर्जदार रहूंगा। कृपया मुझे बताइए कि मैं आपको क्या इनाम दे सकता हूँ। इतना कहने के साथ ही किंग ने अपनी उंगली से सांप की आकृति वाली पन्ने की अंगूठी निकाली और अपनी हथेली में लेकर आगे बढ़ाई। होम्स ने कहा, महामहिम के पास देने के लिए ऐसा कुछ है जिसकी कीमत मेरी दृष्टि में और भी बहुत अधिक है। आप उसका नाम लीजिए। वह फोटोग्राफ। किंग ने उनकी ओर आश्चर्य से देखा और जोर से कहा, एरेन का फोटोग्राफ? हाँ, इसे आप ले सकते हैं। महामहिम को धन्यवाद। अब इस मामले में मुझे और कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ। होम्स झुका और किंग के बढ़े हुए हाथ की तरफ देखे बिना ही मुड़ गया। फिर अपने चैम्बर में मेरे साथ चला आया। यह था बोहेमिया के राज्य को प्रभावित करने वाला बदनामी का डर, और एक औरत की चतुराई ने किस तरह से शेरलॉक होम्स की योजनाओं को विफल किया था। वह औरतों की चतुराई की प्रशंसा किया करता था, पर इधर हाल ही तक मैंने उसे ऐसा करते नहीं सुना। और जब कभी वह एरेन एडलर के बारे में बोलता या उसके फोटोग्राफ का संदर्भ आता तो वह उसके लिए हमेशा एक सम्मानित शीर्षक का इस्तेमाल करता, वह खास औरत। अंतिम प्रश्न। हाल ही में लिखने के लिए मैंने बहुत ही बुझे हुए मन से अपनी कलम उठाई है, जिसमें मैंने उन विशेष दिनों को संजोकर रखा है जिससे मेरे साथी को प्रतिष्ठा मिली थी। चूंकि मैं इन्हें बहुत ही गहराई से महसूस करता हूँ, इसीलिए यह अस्पष्ट या बिल्कुल अपर्याप्त तरीके से भी हो सकती है। मुझे उसके साथ जिस भी तरह के विचित्र अनुभव हुए, मैंने उनको बताने का भरसक प्रयास किया है। और स्टडी इन स्कारलेट के मामले में हम कैसे पहले पहल साथ मिले और फिर नेवल ट्रीटी तक उसमें उसके दखल तक साथ रहे। यह एक ऐसा दखल था जिसका असर एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय जटिलता को बचाने के लिए था। मेरी कोशिश इसे रोक देने और इस घटना पर कुछ भी न कहने की थी, क्योंकि इसने मेरे जीवन में एक खालीपन सा ला दिया था और जिसे भरने में 2 वर्षों का समय भी कुछ न कर सका। मेरे हाथों के साथ एक तरह की जबरदस्ती की जा रही थी। चूंकि हाल ही के पत्रों में कर्नल जेम्स मॉरियार्टी ने अपने भाई की स्मृति के बारे में लिखा था, और इसीलिए मेरे सामने सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि लोगों के सामने वे तथ्य लाए जाएं जो कि वाकई घटित हुए थे। केवल मैं ही इस मामले की पूरी सच्चाई जानता था, और मुझे यकीन भी था कि अब वह समय आ चुका है जबकि इसे छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। जहां तक मुझे पता है, अखबारों में यह सिर्फ 3 बार ही छपा है। मई जर्नल डी जिनेवा, मई को राइटर्स डिस्पैच, और अब वे हाल ही के पत्र थे जिसके बारे में मैं बता चुका हूं। पहली और दूसरी खबर में तो यह बिल्कुल ही संक्षिप्त रूप में थे, और अंतिम वाली में जो कि मैं अब आपको दिखाऊंगा, तथ्यों को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। प्रो मोरियार्टी और मी शेरलॉक होम्स के बीच पहली बार जो भी सचमुच घटित हुआ, उन्हें बताने के लिए यह सब मेरे पास मौजूद है। मुझे याद है
कि मेरी शादी के बाद और मेरी निजी चिकित्सा सेवा की शुरुआत के समय ही मेरे और होम्स के बीच के अति घनिष्ठ संबंधों में कुछ हद तक एक बदलाव सा आ गया था। कभी कभी जब उसे अपनी छानबीन में मेरे साथ की जरूरत होती थी तब भी वह मेरे पास आया करता था, पर ऐसे अवसर धीरे धीरे कम होते चले गए और सन तक केवल 3 ही मामले ऐसे थे जिनका मैं संग्रह कर सका। उस साल के जाड़े के दिनों में और सन की बसंत ऋतु की शुरुआत में ही मैंने अखबारों में पढ़ा था कि उसे फ्रांस की सरकार ने किसी महत्वपूर्ण मामले में अपने साथ लगा रखा है, और इसी बीच होम्स के 2 पत्र मुझे नारबोन और नाइम्स से आए थे। इन पत्रों से मुझे पता चला कि वहाँ उसे कुछ अधिक दिनों तक ठहरना पड़ सकता है। अप्रैल को जब मैंने उसे अपने परामर्श कक्ष में आते हुए देखा तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने देखा कि वह पहले की तुलना में थोड़ा पीला और दुबला हो गया था। मेरे शब्दों के बजाय मेरे देखने के तरीके का जवाब देते हुए उसने कहा, हाँ, मैं बहुत ही अधिक व्यस्त रहा और हाल ही तक बहुत ही अधिक तनाव में भी रहा। क्या तुम अपने इन दरवाजों को बंद कर दोगे? अब कमरे में रोशनी टेबल पर रखे केवल उसी लैंप से आ रही थी जिससे मैं पढ़ा करता था। होम्स दीवार के किनारे से होते हुए दरवाजों के पास पहुंच गया और फिर उन्हें सावधानी से बंद कर दिया। मैंने पूछा, क्या तुम किसी से डर रहे हो? हाँ, मैं डर रहा हूँ। किससे? एयरगन से। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? होम्स, मेरे ख्याल से वाटसन, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं घबराने वाला आदमी नहीं हूँ, पर जब खतरा बिल्कुल नजदीक हो तब उसे न समझना साहस के बजाय बेवकूफी है। क्या तुम्हें एक माचिस के लिए मैं तकलीफ दे सकता हूँ? उसने सिगरेट का कश ऐसे खींचा जैसे कि उसे बहुत ही आराम मिला हो। वह बोला, तुम्हें इतनी देर में बुलाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ और मैं तुमसे एक बार फिर माफी मांगता हूँ कि तुम मुझे अपने पीछे वाले बगीचे की दीवार फांदकर जाने की अनुमति दोगे। मैंने पूछा, पर इनका मतलब क्या है? उसने अपना हाथ बाहर निकाला और लैंप की रोशनी में मैंने देखा कि उसकी उंगलियों की 2 गांठें छिली हुई हैं और उनसे खून बह रहा है। होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कोई खास बात नहीं है, अभी भी यह काफी मजबूत है। क्या मिसेज वाटसन अंदर हैं? वे किसी से मिलने बाहर गई हैं। तो तुम अकेले हो? बिल्कुल। तब तुम्हारे लिए मेरा यह प्रस्ताव है कि तुम 1 सप्ताह के लिए मेरे साथ महाद्वीप चलो। कहाँ? कहीं भी। मेरे लिए सभी जगह एक जैसी है। इन सब बातों में कुछ विचित्र सा लग रहा था। बिना उद्देश्य छुट्टी मनाना होम्स के स्वभाव में नहीं है। उसका पीला और थका मादा चेहरा मुझे बता रहा था कि वे बहुत ही अधिक तनाव में थे। उसने मेरी आंखों में प्रश्न देखे और फिर अपनी उंगलियों के पोरों को आपस में जोड़कर एवं कोहनी अपने घुटनों पर टिकाते हुए सारी स्थिति मुझे बताई। वह बोला, तुमने शायद प्रोफेसर मोरियार्टी के बारे में नहीं सुना होगा। कभी नहीं सुना? वह चीखता हुआ सा बोला, यही तो उसकी चालाकी और आश्चर्यजनक बात है। इस आदमी ने लंदन को बर्बाद कर रखा है और किसी ने भी उसका नाम नहीं सुना है। यही तो वह चीज है जिसने उसे अपराध के रिकॉर्ड में शिखर पर पहुंचा दिया है। वाटसन, मैं तुम्हें बहुत ही गंभीरतापूर्वक बता रहा हूं कि यदि मैं इस आदमी को हरा दूं या समाज को इससे आजाद करा दूं तो मुझे लगेगा कि मेरा पेशा शीर्ष पर पहुंच गया है और मुझे जीवन की शांति की ओर मुड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हमारे बीच हाल के ही मामलों में, जिसमें स्कैंडिनेविया के शाही परिवार और फ्रेंच रिपब्लिक में जो मेरी सहायता होती रही है, इसने मुझे ऐसी स्थिति में ला दिया है कि मैं बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी जारी रख सकता था, जो कि मेरे लिए बहुत ही अनुकूल भी है और जिसमें मैं अपने रासायनिक अनुसंधानों पर अपना ध्यान भी केंद्रित कर सकता था। पर वाटसन, मुझे चैन नहीं था, क्योंकि जब भी मैं सोचता था कि प्रोफेसर मोरियार्टी जैसा आदमी लंदन की सड़कों पर बिना चुनौती के ही घूम रहा है, तब मैं अपनी कुर्सी पर चैन से नहीं बैठ पाता था। उसने ऐसा क्या किया है? उसका करियर असाधारण था। उसकी पैदाइश अच्छी जगह और शिक्षा दीक्षा भली प्रकार हुई थी। प्रकृति ने उसे विलक्षण गणितीय प्रतिभा से नवाजा। 21 साल की उम्र में ही उसने बायनामियल सिद्धांत पर एक शोध प्रबंध लिखा जिसे यूरोप में काफी लोकप्रियता मिली थी। इसी के बल पर उसने हमारे विश्वविद्यालय में गणित के क्षेत्र में अपनी जगह भी बना ली थी और उसके सामने एक शानदार करियर भी था। किंतु इस व्यक्ति में आनुवंशिक रूप से कुछ दुर्गुणों वाली प्रवृत्तियां थी। उसके खून में अपराध की प्रवृत्तियां भी दौड़ती थी, जो कि कम होने के बजाय बढ़ती ही चली गई और उसकी विलक्षण मानसिक शक्तियों के द्वारा कई गुना खतरनाक हो गई। विश्वविद्यालय परिसर में उसके खिलाफ कई तरह की अफवाहें फैल गई थी, जिसकी वजह से उसे वहां से त्याग पत्र देने के लिए मजबूर कर दिया गया था। वहीं से वह लंदन आ गया और यहाँ उसने सेना के सवारी डिब्बे बनाने का काम शुरू किया। दुनिया उसके बारे में केवल इतना ही जानती है
परंतु मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वह मैंने खुद ही पता किया है वाटसन। जैसा कि तुम्हें पता ही है, लंदन की सबसे बड़ी अपराधियों की दुनिया के बारे में अन्य कोई उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता है जितना कि मैं जानता हूँ। कई सालों से मैं अपराधियों के पीछे की शक्ति के बारे में जानने का उत्सुक रहा हूँ। इसमें कोई ऐसी संगठित शक्ति है जो हमेशा कानून के रास्ते में खड़ी हो जाती है और गलत काम करने वालों की ढाल बनती है। कई तरह के मामलों जैसे धोखाधड़ी, लूट और हत्या आदि में मैंने बार बार इस ताकत की मौजूदगी को महसूस किया है और उन बहुत से बिना सुलझे अपराधों में जिनमें मेरा परामर्श भी नहीं लिया गया था, मैंने इनके काम को भी जाना है। कई वर्षों से मेरी कोशिश उस पर्दे को उठाने की रही है जिसने इसे ढक रखा था और अंत में वह समय आ ही गया जब मैंने वह सूत्र पकड़ उसका पीछा किया, जब तक कि वह मुझे उन हजारों मक्कार घुमावदार रास्तों से होता हुआ उस नामी भूतपूर्व गणित के प्रोफेसर मोरियार्टी की ओर न ले आया। वाटसन वह अपराध का नेपोलियन है। वह इस बड़े शहर के आधे गलत कामों और करीब सभी बिना सुलझे अपराधों का संगठन करता है। वह बहुत ही बुद्धिमान, दार्शनिक और अद्भुत सोच वाला व्यक्ति है। उसके पास अव्वल दर्जे का दिमाग है। वह एक मकड़े की तरह जाले के बीच में स्थिर होकर बैठता है। उस जाले में हजारों तार होते हैं पर वह उनके हर कंपन को अच्छी तरह पहचानता है। वह ऐसे काम स्वयं बहुत ही कम करता है, वह केवल योजनाएं बनाता है। उसके अनेक एजेंट हैं और जो बहुत ही अच्छे ढंग से संगठित हैं। यदि कोई अपराध किया जाना है या एक कागज गायब करना है, गोली चलानी है या आदमी गायब करना है, तब प्रोफेसर को सिर्फ कहा जाएगा और सारा मामला तय होगा और फिर इसे पूरा किया जाएगा। वह एजेंट पकड़ा भी जा सकता है। इस स्थिति में उसके बचाव या उसकी जमानत के लिए धन का इंतजाम हो जाता है, पर उस एजेंट का इस्तेमाल करने वाली केंद्रीय ताकत कभी नहीं पकड़ी जाती, उस पर संदेह भी नहीं होता है। वाटसन यही वह संगठन है जिसका मैंने पता लगाया है और जिसको तोड़ने और पर्दाफाश करने के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। प्रोफेसर ने इतनी चालाकी से अपनी सुरक्षा के उपाय कर रखे थे कि मैं जो भी करूं ऐसे सबूतों का मिलना असंभव लगता था जिससे उसे कानून के कटघरे में लाया जा सके। वाटसन, तुम्हें मेरी ताकत का पता है, फिर भी 3 महीने बाद मैं यह मानने के लिए मजबूर हुआ कि मुझे एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिल ही गया जो कि बुद्धिमानी में मेरे ही बराबर है। उसकी काबिलियत की प्रशंसा में उसके अपराधों के प्रति मेरा डर गायब हो गया था। अंत में उसने एक यात्रा की, केवल एक छोटी सी यात्रा, मगर जितनी वह कर सकता था उससे यह अधिक ही थी क्योंकि मैं उसके बहुत ही पास तक पहुंच चुका था। मेरे पास मौका था और उसी जगह से मैंने उसके चारों तरफ अपना जाल बुनना शुरू कर दिया और यह तब तक जारी रहा जब तक कि वह इसके काफी नजदीक न आ गया। 3 दिनों में ही, यानी अगले सोमवार को, यह मामला बिल्कुल पक जाएगा और प्रोफेसर अपने गिरोह के सभी प्रमुख साथियों के साथ पुलिस की गिरफ्त में होगा। तब इस शताब्दी का सबसे बड़ा फौजदारी का मुकदमा सामने आएगा जिसमें 40 से अधिक रहस्यों का पर्दाफाश होगा। किंतु तुम जानते ही हो, यदि हम समय से पहले कुछ करेंगे तो उन सभी की रस्सी अंतिम समय में भी हाथ से छूट सकती है। यदि मैं इस काम को प्रोफेसर मोरियार्टी की जानकारी के बिना ही कर सकता तो यह बहुत ही अच्छा होता, पर वह बहुत ही मक्कार है। मैंने उसके चारों तरफ जो भी मेहनत की है उसने हर कदम पर निगाह रखी थी। अक्सर ही जब मैं उसे रोकने वाला होता था तभी वह बार बार बच निकल जाता था। मेरे दोस्त, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि इस शांत प्रतियोगिता को विस्तार से लिखा जा सकता तब प्रहार और बचाव के रूप की सुरागसानी के इतिहास में इसका एक अति महत्वपूर्ण स्थान होता। मैं ऐसे स्तर पर पहले कभी नहीं पहुंचा और कभी भी मैं अपने विरोधी के द्वारा इतना परेशान नहीं किया गया। उसने मुझे चोट पहुंचाई और फिर भी मैंने उसे कम आंका। आज सुबह उसने अंतिम कदम उठाया गया और जबकि इस काम को पूरा होने में केवल 3 दिन ही बाकी थे, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ इस मामले पर सोच ही रहा था कि तभी दरवाजा खुला और प्रोफेसर मोरियार्टी मेरे सामने खड़ा था। वाटसन, मुझे किसी भी तरह की घबराहट नहीं थी, पर मैं यह मानता हूँ कि जब मैंने उस आदमी को देखा जो कि हमेशा से मेरे दिमाग में रहा, वह आज मेरी चौखट पर खड़ा है, उसकी मौजूदगी मेरे लिए काफी परिचित सी थी। वह बहुत ही अधिक लंबा और दुबला था। उसका सफेद माथा आगे की ओर उभरा हुआ और आंखें फंसी हुई थी। उसकी शक्ल बिना दाढ़ी मूंछ की पीली और एशिया के लोगों की तरह ही थी। उसका चेहरा मोहरा एक प्रोफेसर की तरह लगता था। बहुत अधिक पढ़ने की वजह से उसके कंधे कुछ गोल से हो गए थे और चेहरा आगे की तरफ निकला हुआ था। वह अपना सिर दाएं बाएं सांप की तरह हिला रहा था। उसने अपनी सिकुड़ी हुई आंखों से मुझे बहुत ही जिज्ञासा से देखा और बोला, मैंने जितनी उम्मीद की थी
तुम उससे कम दिखते हो। आदमी का अपने ड्रेसिंग गाउन में एक भरी हुई पिस्तौल पर उंगली रखना खतरनाक आदत है। वास्तविकता यह थी कि उसके घुसते ही मैंने तुरंत अपने ऊपर एक खतरा भांप लिया था। उसके बचाव का सिर्फ यही एक तरीका बचा था कि मेरी जबान बंद हो जाती। तभी तुरंत ही मैंने दराज से रिवॉल्वर निकालकर अपनी जेब में रख ली थी और इसे कपड़ों के भीतर ही उसके लिए तैयार रखा था। उसके इस तरह से कहने पर मैंने वह हथियार बाहर निकाल लिया और मेज पर रख दिया। वह अभी भी मुस्कुरा रहा था। फिर उसने अपनी पलकें झपकाई। मैं इस बात से बहुत खुश था कि वह मेरे सामने मौजूद है। उसने कहा, तुम प्रत्यक्ष रूप से मुझे नहीं जानते। मैंने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ। प्लीज बैठ जाइए। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको 5 मिनट का समय दे सकता हूँ। उसने कहा, मुझे जो कुछ भी कहना है वह पहले ही तुम्हारे दिमाग में जा चुका है। मैंने जवाब दिया, तब मुमकिन है कि मेरा जवाब भी तुम्हारे पास होगा। तुम बहुत तेज हो। बिल्कुल। उसने अपना हाथ अपनी जेब में जैसे ही डाला मैंने मेज से पिस्तौल उठा ली, पर उसने केवल अपनी एक छोटी सी नोटबुक निकाली जिसमें उसने कुछ तारीखें लिख रखी थी। वह बोला, तुम 4 जनवरी को मेरे रास्ते में रोड़ा बने थे। 23 तारीख को तुमने मेरे लिए परेशानी खड़ी की थी और मार्च के अंत में मेरी योजनाएं पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। अब अप्रैल की समाप्ति पर मुझे तुम्हारे लगातार उत्पीड़न से अपनी आजादी खो जाने का डर है। यह स्थिति अब बिल्कुल नामुमकिन सी हो गई है। मैंने पूछा, क्या आपको कुछ और मशविरा देना है? उसने अपना सिर दाईं बाईं हिलाते हुए कहा, मी होम्स, तुम्हें यह काम छोड़ना होगा। सचमुच छोड़ देना पड़ेगा। मैंने कहा, सोमवार के बाद? वह बोला, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी काबिलियत का व्यक्ति इस मामले का एक परिणाम जरूर देखेगा। अतः तुम अपना हाथ खींच लो। तुमने अपना काम इस ढंग से किया है कि हमारे पास अब केवल एक ही स्रोत बचा है। तुमने इस मामले को जिस ढंग से जकड़ा है, इसे देखना मेरे लिए एक बुद्धिमानी वाला आनंद रहा है। मैं कहता हूँ कि इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए मुझे मजबूर होना मेरे लिए दुख की बात होगी। तुम मुस्कुरा रहे हो, पर मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा ही होगा। मैंने कहा, खतरा मेरे काम का हिस्सा है। वह बोला, यह खतरा नहीं है, यह कभी न रुकने वाली बर्बादी है। तुम एक व्यक्ति के नहीं बल्कि एक मजबूत संगठन के खिलाफ खड़े हो। तुम अपनी सारी चतुराई के साथ भी इसे समझने में असमर्थ हो। मी होम्स, तुम्हें इस चीज को साफ साफ समझ लेना चाहिए, नहीं तो तुम कुचल दिए जाओगे। मैंने उठते हुए कहा, ऐसा लगता है कि इस बातचीत की मौज में मैं अपने कुछ उन जरूरी कामों की अनदेखी कर रहा हूँ जो कि मेरा कहीं और इंतजार कर रहे हैं। वह भी उठा और शांति से मुझे देखते हुए उदासी से उसने अपना सिर हिलाया और अंत में बोला, ठीक है, यह दुखद है, पर मैं जो कर सकता था मैंने किया। मैं तुम्हारी हर चाल को समझता हूँ। तुम सोमवार से पहले कुछ नहीं कर सकते हो। मी होम्स, यह मेरे और तुम्हारे बीच का द्वंद्व युद्ध है। तुम्हें उम्मीद है कि तुम मुझे कटघरे में खड़ा कर दोगे। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं कभी कटघरे में नहीं खड़ा होऊंगा। तुम मुझे हराने की हिम्मत रखते हो। मैं कहता हूँ कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। यदि तुम मुझे बर्बाद करने की सूझ रखते हो तो इसके लिए निश्चिंत रहो कि मैं भी तुम्हें उतना ही बर्बाद कर दूंगा। मैंने कहा, मी मोरियार्टी, तुम मुझे काफी बधाइयां दे चुके हो, मुझे भी इसके एवज में एक तो दे लेने दो। अगर मैं पहली वाली संभावना के लिए सुनिश्चित कर दिया गया हूँ, तब भी लोगों के हित में बाद वाली संभावना को खुशी से स्वीकार कर लूंगा। वह गुर्राते हुए बोला, मैं तुम्हें एक का तो वादा कर सकता हूँ, पर दूसरी का नहीं। इतना कहकर वह मुझे देखता हुआ कमरे से बाहर चला गया। प्रोफेसर मोरियार्टी के साथ यही मेरा साक्षात्कार था। मैं यह मानता हूँ कि इसने मेरे दिमाग पर एक बुरा असर डाला था। उसके संक्षिप्त भाषण ने गंभीरता की वजह पैदा कर दी थी जो कि केवल एक गुंडे से नहीं पैदा हो सकती थी। तुम यह कह सकते हो कि मैंने उसके खिलाफ पुलिस से सुरक्षा क्यों नहीं मांगी। इसका कारण यह था और मुझे पक्का यकीन था कि उसके एजेंट ही मुझ पर हमला करेंगे। यदि ऐसा होता है तो मेरे पास इसके बेहद पक्के सबूत हैं। आप पर पहले भी हमला हो चुका है क्या? प्रिय वाटसन, प्रोफेसर मोरियार्टी वह आदमी नहीं है जो अपने पैरों के नीचे घास उगने दे। मैं दोपहर में किसी काम से ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट गया था। जैसे ही मैं उस मोड़ पर पहुंचा जहां एक रास्ता बेंटिक स्ट्रीट की तरफ जाता है, तभी 1-2 घोड़ों वाली गाड़ी तेजी से सनसनाती हुई मेरे ऊपर चढ़ दौड़ी। मैं तुरंत ही उछलकर फुटपाथ पर हो गया और मैंने खुद को इससे बचा लिया। यह सब कुछ ही पलों में घटित हुआ। वह गाड़ी मेरीबोन लेन
की तरफ निकल गई और फिर तुरंत ही गायब हो गई। वाटसन, इसके बाद मैं सड़क के किनारे खड़ंजे पर खड़ा था और जैसे ही मैं चला कि तभी किसी मकान की छत से एक ईंट नीचे की तरफ आई और मेरे पैरों के पास टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गई। मैंने पुलिस को बुलाया और उस जगह की छानबीन कराई, पर वहाँ पर कुछ पत्थर और ईंट छत की मरम्मत के लिए पहले से ही रखे गए थे। मुझे विश्वास दिलाया गया कि शायद उनमें से कोई एक ईंट हवा से गिर पड़ी। यह जरूर है कि मैं इस बात को बेहतर तरीके से जानता था, पर मैं कुछ भी साबित नहीं कर सकता था। इसके बाद मैं एक घोड़ा गाड़ी से अपने भाई के पास पॉलमोल चला आया और वहाँ मैंने अपना दिन बिताया। अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ और आते समय रास्ते में एक गुंडे ने मुझ पर एक गदा जैसी चीज से हमला किया। मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया और पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया है, किंतु मैं तुम्हें पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि उस आदमी जिसके सामने के दांत से मेरी उंगलियों की गांठें छिल गई हैं और उस सेवानिवृत्त गणित के शिक्षक जो कि संभवतः 10 मील दूर किसी ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न हल कर रहा होगा के बीच कोई संबंध नहीं पाया जा सकेगा। वाटसन, तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि तुम्हारे कमरे में घुसते ही मेरा पहला काम तुम्हारे दरवाजों को बंद करना ही था और सामने के दरवाजे के बजाय कम संदेह वाली जगह से बाहर निकलने के बारे में तुमसे पूछे जाने के लिए मैं विवश कर दिया गया था। मैंने अक्सर अपने साथी के साहस की प्रशंसा की थी, परंतु इस बार के जितनी कभी नहीं। और जिस तरह से उसने शांतिपूर्वक घटनाएं बताई एवं जिन्हें आपस में जोड़ते ही यह एक डरावना दिन बन गया था। मैंने कहा, तुम रात यहाँ गुजारोगे? नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं बनना चाहता हूँ। मेरे पास मेरी योजनाएं हैं और जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तक सब कुछ तय हो चुका है और जहाँ तक गिरफ्तारी का प्रश्न है, इसमें उन्हें मेरी सहायता की जरूरत नहीं होगी। हालांकि दोष साबित करने के लिए मेरी मौजूदगी जरूरी है, इसीलिए इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है कि मैं कुछ दिनों के लिए गायब हो जाऊं। इससे पुलिस को अपना काम करने में आसानी होगी और मेरे लिए एक खुशी की बात होगी कि तुम मेरे साथ महाद्वीप चलो। मैंने कहा, मेरी प्रैक्टिस इस समय धीमी है और मेरा पड़ोसी भी सहयोग करने वाला व्यक्ति है। मुझे तुम्हारे साथ चलने में खुशी होगी। तब कल सुबह शुरू करते हैं। बहुत जरूरी है क्या? हाँ, बहुत ही जरूरी है। ये तुम्हारे निर्देश हैं प्रिय वाटसन। मेरी तुमसे विनती है कि तुम अक्षरशः उनका पालन करोगे, क्योंकि तुम यूरोप के सबसे शक्तिशाली और चालाक अपराधी संगठन के खिलाफ मेरे साथ दोनों हाथों वाला खेल खेल रहे हो। अब सुनो, तुम अपना जो भी सामान ले जाने वाले हो उसे तुम आज रात बिना पता लिखे ही अपने एक विश्वसनीय आदमी के साथ विक्टोरिया भेज दोगे। सुबह तुम अपने आदमी को यह कहते हुए एक घोड़ा गाड़ी लाने के लिए भेजोगे कि वह वहां मौजूद पहली और दूसरी वाली गाड़ी को नहीं लेगा। इस घोड़ा गाड़ी से तुम लातर एक्रेड के स्टैंड की ओर चलोगे और कोचवान को कागज के टुकड़े पर पता लिखकर दे दोगे। साथ ही उसे यह भी बता देना कि वह इसे कहीं फेंके नहीं। अपना किराया तैयार रखना और जैसे ही तुम्हारी गाड़ी रुके तुम एक्रेड से भागकर दूसरी तरफ ठीक 9:15 बजे पहुंच जाना। वहां तुम्हें एक घोड़े वाली छोटी गाड़ी इंतजार करती मिलेगी जिसे एक काली शाल ओढ़े हुए आदमी चला रहा होगा। तुम इसमें घुस जाना और कॉन्टिनेंटल एक्सप्रेस के लिए ठीक समय विक्टोरिया पहुंच जाओगे। मैं वहां तुमसे कहाँ मिलूंगा? ठीक स्टेशन पर सामने वाला प्रथम श्रेणी का दूसरा डिब्बा हमारे लिए आरक्षित होगा। वह बोगी ही हमारी मुलाकात की जगह है। ठीक है। अब होम्स से शाम को रुकने के लिए पूछना बेकार था। मेरे लिए उसका यह सोचना स्पष्ट हो गया था कि वह जिस छत के नीचे था उसके लिए वह परेशानी बन सकता था और इसी उद्देश्य ने उसे चले जाने के लिए बाध्य किया था। कल की अपनी योजना के अनुसार वह जल्दी कुछ शब्द बुदबुदाते हुए मेरे साथ बगीचे में आया और फिर उस दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ रास्ते पर कूद गया जो कि सीधा मोर्टिमर स्ट्रीट की तरफ जाता था। उसने घोड़ा गाड़ी के लिए एक सीटी की आवाज निकाली और फिर उसी से मैंने उसे जाते हुए सुना। सुबह मैंने होम्स के निर्देशों का पालन किया। एक घोड़ा गाड़ी इतनी सावधानी से यह बचाते हुए ली गई कि यह हमारे लिए ही तैयार की गई थी। नाश्ते के बाद मैं तुरंत ही लोअर एक्रेड की तरफ चल दिया, जहां से मैं अपनी पूरी तेजी से भागा। अब मेरे सामने एक छोटी सी एक घोड़े वाली गाड़ी खड़ी थी जिसके कोचवान ने काली शॉल लपेट रखी थी। जैसे ही मैं इसमें बैठा
इसने अपना चाबुक घोड़े पर लहराया और तेजी से विक्टोरिया स्टेशन की तरफ भागा। मेरे उतरते ही उसने अपनी गाड़ी वापस मोड़ ली और बिना मेरी तरफ देखे ही तुरंत तेजी से वापस चल दिया। यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ। मेरा सामान मेरा इंतजार कर रहा था और होम्स की बताई जगह को खोजने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि ट्रेन में केवल यही जगह थी जिस पर आरक्षित लिखा था। अब मेरी केवल एक ही बेचैनी थी कि होम्स वहां नहीं थे। स्टेशन की घड़ी बता रही थी कि हमारी यात्रा की शुरुआत में सिर्फ 7 ही मिनट बचे थे। यात्रियों के समूहों और उन्हें विदा करने वालों में मैंने उन्हें ढूंढा, पर यह सब व्यर्थ था क्योंकि मुझे उनमें अपने साथी का कोई निशान नहीं मिला। मैंने अपना कुछ समय इटली के एक बुजुर्ग पादरी की सहायता करने में बिताया, जो कि कुली को अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में यह बताने की कोशिश कर रहा था कि उसका सामान पेरिस के लिए बुक होना था। फिर एक बार और चारों तरफ देखते हुए मैं वापस अपनी बोगी की तरफ लौट आया, जहां मुझे वही कुली मिला और उसने टिकट के बदले वही जीर्ण शीर्ण पादरी साथी के रूप में दे दिया। उसे यह बताना मेरे लिए बेकार था कि उसकी मौजूदगी मेरे लिए अनधिकार घुसपैठ है, क्योंकि मेरा इटली भाषा का ज्ञान उसकी अंग्रेजी से भी कम था। इसीलिए मैंने अपने कंधे अस्वीकृति में उचका दिए और बेचैनी से अपने साथी के लिए इधर उधर देखने लगा। जैसे ही मैंने सोचा कि उसकी गैर मौजूदगी का मतलब यह हो सकता था कि उस रात उस पर कोई घातक हमला हुआ होगा, डर की एक सिहरन सी मुझ में दौड़ गई। ट्रेन के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके थे और जब सीटी बजी तभी एक आवाज आई, प्रिय वाटसन, तुमने मुझे गुड मॉर्निंग कहने की भी जहमत नहीं उठाई। मैं आश्चर्यचकित होकर मुड़ा। उस बुजुर्ग पादरी ने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया। अगले ही पल उसकी झुर्रियां सीधी हो गई, नाक ठुड्डी से हट गई और नीचे के होठों का आगे की ओर निकलना व मुंह का बुदबुदाना खत्म हो गया। उसकी उदास सी आंखों में एक चमक आ गई और उसका झुका हुआ शरीर तन गया। अब वह पुराना ढांचा गायब हो चुका था और उसकी जगह होम्स ने ले ली थी। मैं चीख पड़ा, हे भगवान, तुमने मुझे कितना चौंका दिया। वह फुसफुसाते हुए बोला, अभी भी सुरक्षा जरूरी है। मुझे पता था कि वे मेरा पीछा करेंगे। ओह, वहाँ मोरियार्टी खुद भी मौजूद है। जैसे ही होम्स ने इतना कहा, ट्रेन चल पड़ी। पीछे की तरफ जब मैंने देखा तो वहाँ एक लंबा आदमी भीड़ को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहा था और अपने हाथ इस तरह से हिला रहा था कि जैसे वह ट्रेन रोकना चाहता हो। अब बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन ने अपनी गति पकड़ ली और थोड़ी ही देर में स्टेशन को पीछे छोड़ दिया। होम्स ने हंसते हुए कहा, अपने सारे सुरक्षा के उपायों के चलते हम बाल बचकर निकल आए। वह उठ खड़ा हुआ और खुद को छुपाने वाले अपने उस काले चोगे तथा हैट को उतारकर हैंडबैग में रख दिया। वाटसन, क्या तुमने आज सुबह का अखबार पढ़ा है? नहीं, तब तुम्हें बेकर स्ट्रीट के बारे में भी नहीं पता होगा। बेकर स्ट्रीट, उन्होंने पिछली रात को हमारे कमरों में आग लगा दी थी। इसमें कुछ अधिक नुकसान नहीं हुआ। होम्स, यह तो बर्दाश्त के बाहर है। जब उनका वह गधा वाला आदमी गिरफ्तार हुआ तभी वे मुझे ढूंढने में भटक गए, इसीलिए वे अंदाज नहीं लगा सके कि मैं वापस अपने कमरे में आ गया हूँ। उन्होंने तुम पर भी अपनी निगाह रखी थी और इसीलिए मोरियार्टी विक्टोरिया तक पहुँच गया था। तुमने आने में कोई गलती तो नहीं की थी? मैंने ठीक वही किया जो आपने कहा था। क्या तुम्हें वह घोड़ा गाड़ी मिली थी? हाँ, वह मेरा इंतजार कर रही थी। क्या तुमने कोचवान को पहचान लिया था? नहीं, वह मेरा भाई माइक्राफ्ट था। ऐसे मामलों में बिना तुमको बताए बिना स्वार्थ के ही उससे लाभ मिल जाता है। ऐसे नाजुक मौकों पर किसी भाड़े के आदमी को अपने विश्वास में नहीं ले सकते। परंतु अब हमें मोरियार्टी के लिए जो करना है उसकी योजना बनानी है। यह एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक नाव इसका पीछा भी करेगी, तो मुझे लगता है हम इससे बहुत ही सुरक्षित ढंग से बच निकले हैं। प्रिय वाटसन, तुमने मेरी बात का सही अंदाज नहीं लगाया है कि यह आदमी मेरे ही बौद्धिक स्तर का है। तुम सोच नहीं सकते हो कि यदि मैं पीछा करने वाला होता तो क्या मैं खुद को इतने हल्के अवरोध से रोक देने देता। तब तुम उसके बारे में इतना कम क्यों सोचते हो? वह क्या करेगा? मुझे क्या करना चाहिए? तुम क्या करोगे? दूसरी गाड़ी बदल लो, पर वह लेट हो सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह ट्रेन कैंटरबरी पर रुकती है और वहाँ बोट के आने में कम से कम 15 मिनट की देर होती है। वह हमें वहाँ पकड़ लेगा। कोई भी सोचेगा कि हम अपराधी हैं, उसके आने पर उसे गिरफ्तार हो जाने दो। यह हमारा 3 महीने का काम बर्बाद कर देगा। हमें बड़ी मछली पकड़नी है, पर छोटी मछलियां जाल से बाहर बच जाएंगी। सोमवार को हमें वे सब मिल जाएंगी, इसीलिए गिरफ्तार होना ठीक नहीं है। तब क्या करें? हम कैंटरबरी पर बाहर आ जाएंगे और तब
फिर हम नेवातेन से डीपी तक की एक लंबी यात्रा करेंगे। मुझे जो चाहिए मोरियार्टी वही करेगा। वह पेरिस जाएगा और हमारे सामान को पहचान कर वहाँ डिपो में हमारा 2 दिनों तक इंतजार करेगा। इसी बीच हम कपड़े के 2 बैग ले लेंगे और अपने देश के निर्माताओं को प्रोत्साहित करते हुए उसी के साथ यात्रा करेंगे। हम लक्समबर्ग व बैसले होते हुए स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे। कैंटरबरी पर हम केवल इसीलिए उतर गए कि हमें न्यूहेवन के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए वहां 1 घंटा इंतजार करना था। मैं अभी भी अपने सामान के साथ जाते हुए वैन को दुखी मन से देख रहा था, क्योंकि इसमें मेरे कपड़े थे। जबकि होम्स ने मेरी बाहें खींची और पटरी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, तुम उसे पहले ही देख चुके हो। केंटिश के जंगलों में काफी दूर धुएं की एक पतली सी रेखा ऊपर उठती हुई दिखाई पड़ रही थी। 1 ही मिनट बाद एक गाड़ी का डिब्बा और इंजन दूर मोड़ से आता हुआ दिखाई पड़ा, जो कि स्टेशन की ओर ही आ रहा था। जैसे ही यह गरजता हुआ और अपनी गर्म हवा हमारे चेहरे पर छोड़ता हुआ सामने से गुजरा, स्टेशन पर पड़े माल के ढेर के पीछे हो जाने का भी हमारे पास समय नहीं था। जब हम उस गाड़ी के डिब्बे को पहाड़ी पर जाते हुए देख रहे थे, तभी होम्स ने कहा, वह वहां जा रहा है। हमारे साथी की बुद्धिमानी की भी सीमाएं हैं। यह अप्रत्याशित हो सकता है कि मैं जो भी परिणाम निकालूं और उस पर काम करूं, उसका उन्हें पहले से ही पता चल जाता है। उसने क्या किया होगा? क्या वह हमसे आगे निकल गया होगा? इसमें कोई शक नहीं है कि उसने मुझ पर मेरी हत्या करने के लिए हमला किया होगा। यही एक खेल है जिसे दोनों खेल सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम पहले ही यहाँ लंच कर लें या न्यूहेवन पहुंचकर खाना खाने तक भूखे रहें। हम उस रात ब्रसेल्स के लिए चल दिए और हमने वहाँ 2 दिन बिताए। तीसरे दिन हम स्ट्रासबर्ग के लिए चले। सोमवार की सुबह होम्स ने लंदन की पुलिस को टेलीग्राम किया, जिसका जवाब हमें शाम को होटल में मिल गया था। होम्स ने इसे खोला और फिर बुरा सा मुंह बनाकर फेंक दिया। फिर एक कराहती आवाज में कहा, मुझे लगता है वह बच गया। मोरियार्टी सिवाय उसके उन्होंने पूरा गिरोह पकड़ लिया। वह बचकर निकल गया। वाकई जब मैंने देश छोड़ा तब उससे कोई बच नहीं सकता था, पर मैंने सोचा था कि मैंने उनके हाथों में उसे दे दिया। वाटसन, मेरे ख्याल से तुम्हें वापस इंग्लैंड लौट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अब तुम्हारे लिए एक खतरनाक साथी बन चुका हूँ। इस आदमी का पेशा खत्म हो चुका है। अगर वह लंदन वापस लौटता है तो वहाँ कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मैं उसके स्वभाव के बारे में जानता हूँ, वह अपनी पूरी ताकत मुझसे बदला लेने में लगा देगा। उसने मेरे साथ अपनी एक छोटी सी मुलाकात में कहा था और मैं जानता हूँ कि वह वैसा ही करेगा। मैं वाकई तुम्हें परामर्श देता हूँ कि तुम वापस अपनी प्रैक्टिस के लिए चले जाओ। यह किसी व्यक्ति के लिए एक अनुरोध जैसा ही था, जो कि उसका एक पुराना सहयोगी होने के साथ एक पुराना साथी भी था। हम स्ट्रेसबर्ग में इस विषय पर आधे घंटे तक बहस करते रहे और उसी रात हमने अपनी यात्रा जिनेवा के लिए शुरू कर दी। 1 सप्ताह तक हम रॉन की मनोहर घाटी में घूमते रहे और फिर ल्यूक होते हुए जेमिनी दर्रे तक गए, जो कि बर्फ से ढका हुआ था। इसके बाद हम इंटरलेकन से मेर्जनेन भी गए। यह एक बहुत ही मनभावन यात्रा थी। नीचे धरती पर हरियाला वसंत और ऊपर सफेद बर्फ, परंतु यह मुझे बिल्कुल ही स्पष्ट था कि एक पल के लिए भी होम्स उस काली छाया को नहीं भूल पाए थे। घर की तरह के उस अल्पाइन के गांव और एकांत वाले पहाड़ी दरों में भी मैं उसकी चौकन्नी आंखों और हर आने जाने वाले चेहरे पर उनकी तीक्ष्ण दृष्टि को देख रहा था। उसे इस बात का पक्का यकीन था कि हम जहां भी जाएंगे हम खतरे से बाहर नहीं रहेंगे, जो कि हमारे पैरों के निशान का पीछा कर रहा था। मुझे याद है कि एक बार जब हम जेमिनी से होकर गुजर रहे थे और डाउबेंसी की सीमा पर ही थे, तभी ऊपर पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर नीचे की ओर लुढ़का और ठीक हमारे पीछे झील में आवाज करता हुआ गिर गया। एक झटके से होम्स किनारे टीले पर चढ़ गया और अपनी गर्दन घुमाकर चारों ओर देखने लगा। वहाँ कोई नहीं दिखा और हमारे गाइड ने हमें यकीन दिलाया कि इस मौसम में यहाँ पत्थर अक्सर गिरते रहते हैं। होम्स ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उस आदमी की बात सुनकर मेरी तरफ देखकर एक ऐसे व्यक्ति की तरह मुस्कुराया जो कि अपनी बात का असर देख रहा हो। अपने पूरे चौकन्नेपन के बावजूद वह हताश नहीं हुआ था, बल्कि मैंने पहले कभी उसको इतना अधिक उत्साह में नहीं देखा था। वह बार बार इस बात पर आ जाता था कि यदि उसे इसका यकीन हो जाता कि वह समाज को मोरियार्टी से आजाद करा सकता है, तब वह अपने पेशे को प्रसन्नतापूर्वक एक परिणाम तक पहुंचा हुआ महसूस करता। मैं सोचता हूँ वाटसन, मैं अब यह कह सकता हूँ कि मैंने अपना जीवन बर्बाद नहीं किया है। अगर मेरे संग्रह आज की रात बंद कर दिए जाते हैं
तब भी मैं उनका धैर्यपूर्वक अवलोकन कर सकता हूँ। लंदन की हवा मेरे लिए बहुत ही मधुर है। हजारों मामले जिनमें मैंने काम किया है, मुझे याद नहीं है कि मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल कभी किसी गलत पक्ष के लिए किया हो। हाल ही में बजाय उन अधिक बनावटी मामलों जिनके लिए हमारे समाज की बनावटी स्थिति जिम्मेदार है, मेरा रुझान प्रकृति के द्वारा पैदा की गई समस्या की ओर रहा। वाटसन, यूरोप के सबसे अधिक खतरनाक और सक्षम अपराधी को पकड़ने या उसके सफाई के द्वारा जब मैं अपने पेशे को सजाऊंगा, तब वह दिन तुम्हारे संस्मरणों की समाप्ति का होगा। जो कुछ भी मेरे पास बताने के लिए बचेगा उसे मैं संक्षिप्त रूप में और ठीक ठीक बता दूंगा। यह एक विषय नहीं है जिसमें मैं बना रहना चाहता हूँ, फिर भी मैं सचेत हूँ कि विस्तार से बताने के साथ किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को न भूलने का कार्य मुझे सुपुर्द किया गया है। यह 3 मई थी और हम एक छोटे से गांव मेरिंजन पहुँचे, जहाँ हम इंग्लिशर हॉफ के पास रुके और फिर उसके बड़े भाई पीटर स्टेलियर के पास ठहराए गए। हमारा मकान मालिक एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी था। वह बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलता था। उसने लंदन के ग्रासवेनर होटल में 3 साल तक बेरे की नौकरी की थी। उसी की राय पर हम 4 तारीख को दोपहर में साथ इस इरादे के साथ पहाड़ी को पार करने चल दिए कि हम राजेन लुई की एक झोपड़ी में रात गुजारेंगे। हमें समझाया गया था कि रेजिनबाख के झरने को उन छोटे चक्करदार रास्तों के देखे बिना उसे पार न करें, जो कि पहाड़ी के करीब आधे रास्ते पर है। यह वाकई एक बहुत ही डरावनी जगह है। पिघली हुई बर्फ से यहाँ जल प्रवाह प्रबल था, जो कि नीचे बहुत ही गहराई में गिर रहा था। इसकी फुहारें जलते हुए घर के धुएं की तरह घुमड़ रही थी। यह नदी बहुत ही भयानक रूप में उस खाई में गिर रही थी। इसके किनारे काली चमकीली चट्टानें थी। दूधिया रंग की यह नदी आगे से संकरी होती हुई नीचे गहराई में गिर रही थी। तेजी से बहती हुई यह धारा ऊपर तक लबालब भरी हुई थी। दूर तक फैला हुआ वह हरे रंग का पानी नीचे गरज रहा था और फुहारों का वह मोटा पर्दा ऊपर की तरफ फुफकार रहा था। इसकी लगातार और शांति प्रदान करने वाली हवा आदमी को एक खुमारी में ला दे रही थी। हम किनारे खड़े होकर नीचे पानी को देख रहे थे, जो कि काली चट्टानों के बीच से होकर जा रहा था, और खाई के ऊपर आती फुहारों के साथ आवाजों को सुन रहे थे। झरने का पूरा दृश्य देखने के लिए रास्ते को गोल आकार देते हुए बंद कर दिया गया था, पर यह अचानक ही खत्म हो जाता था और यात्री जिधर से आता उसे उधर की ही ओर वापस जाना पड़ता था। इसीलिए हमें भी मुड़कर जाना पड़ा कि तभी हमने देखा कि स्विट्जरलैंड का रहने वाला एक युवक अपने हाथों में एक चिट्ठी लेकर दौड़ता हुआ आ रहा है। इसमें उसी होटल का निशान बना हुआ था जिसे हमने अभी अभी छोड़ा था। मकान मालिक ने इस चिट्ठी पर मेरा नाम लिखा था। इससे पता चला कि हमारे होटल छोड़ने के कुछ ही मिनटों के बाद वहां एक अंग्रेज महिला आई थी। उसकी हालत फेफड़े के संक्रमण से बहुत खराब थी। वह डेवास प्लाज पर छुट्टियां मनाने गई थी और अब अपने दोस्तों के पास ल्यूसरने जा रही थी कि तभी उसकी तबीयत खराब हो गई। ऐसा मालूम पड़ता था कि वह कुछ ही घंटों की मेहमान है। यदि मैं वापस लौट जाता हूं तो एक अंग्रेज डॉक्टर का उसको देखना उसके लिए एक बड़ी दिलासा होगी। उस भले आदमी स्टेलियर ने मुझे उस चिट्ठी में यकीन दिलाया था कि वह मेरी इस तकलीफ के लिए मेरा आभारी रहेगा। चूंकि उस महिला ने स्विट्जरलैंड के किसी चिकित्सक के लिए मना कर दिया था, इसीलिए वह इसे अपने ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी मान रहा था। यह अनुरोध इस तरह से था कि इसे मना नहीं किया जा सकता था। अपने देश की महिला जो कि अपरिचित भूमि पर मरने वाली थी, उसके लिए इस प्रार्थना को अस्वीकार करना असंभव था। हालांकि होम्स को छोड़कर जाते हुए मुझे झिझक हो रही थी। अंत में तय यह हुआ कि वे उस युवा संदेशवाहक को अपने पास रास्ता बताने वाले और सहयोगी के रूप में रखेंगे और मैं मैरिंजन जाऊंगा। होम्स ने कहा कि वे कुछ समय झरने के पास बिताएंगे और फिर धीमे धीमे पहाड़ी पर चढ़ते हुए रोजेन लुई पहुंचेंगे, जहां शाम को मैं उनसे फिर मिल लूंगा। जैसे ही मैं कुछ दूर पहुंचा तो मैंने देखा कि होम्स की पीठ एक चट्टान के सहारे टिकी है और वे हाथ बांधकर नीचे झरने का पानी देख रहे हैं। यही वह उनका अंतिम दृश्य था जो मेरी तकदीर ने मुझे इस दुनिया में दिखाया था। जब मैं काफी नीचे उतर आया और मुड़कर देखा तब उन्हें वहां से देख पाना असंभव था, परंतु मैं उस घुमावदार रास्ते को देख सकता था जो कि पहाड़ी से होकर उन तक जाता था। इसी पर एक आदमी, जहां तक मुझे याद है, काफी तेजी से जा रहा था। मैंने उसकी काली छाया की बाहरी रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट रूप से देखी थी। मैंने उसके जल्दी जल्दी चलने पर ध्यान दिया था,
परंतु अपनी मंजिल पर जाने की जल्दी में वह मेरे दिमाग से हट गया था। मेरिंजन पहुंचने में मुझे 1 घंटे से कुछ अधिक समय लगा। वह बुजुर्ग स्टेलर अपने होटल के पोर्च में खड़ा था। मैंने जल्दी जल्दी आते हुए कहा, मुझे यकीन है कि वह अभी ज्यादा बुरी स्थिति में नहीं होगी। उनके चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव था और उनकी भौहों के प्रदर्शन ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। उस चिट्ठी को जेब से बाहर निकालते हुए मैंने कहा, क्या यह चिट्ठी आपने नहीं लिखी है? क्या इस होटल में कोई अंग्रेज बीमार औरत नहीं है? वह जोर से बोला, बिल्कुल नहीं, मगर इस चिट्ठी पर मेरे होटल का निशान है। इसका मतलब है कि इसे उसी लंबे अंग्रेज आदमी ने लिखा होगा जो तुम लोगों के जाने के बाद आया था। उसने कहा, पर मैं उस होटल के मालिक की बात सुनने के लिए नहीं रुका। एक अजीब से भय के साथ मैं उस गांव की सड़क पर दौड़ पड़ा और उसी ओर भागा जिधर से मैं अभी अभी उतरा था। इसमें मुझे करीब 1 घंटा लग गया था। अपनी सारी कोशिशों के बावजूद एक बार फिर से रेजनबाग के झरने तक पहुंचने में मुझे 2 घंटे लग गए। होम्स का सामान उसी चट्टान पर पड़ा हुआ था जहां मैंने उन्हें छोड़ा था, परंतु वहां उनका कोई नामो निशान नहीं था। उनको आवाज देकर मेरा पुकारना भी बेकार गया। छोटी छोटी पहाड़ियों से टकराकर आती मेरी आवाज की प्रतिध्वनि ही मेरा जवाब थी। उनके वहां पड़े सामान को देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि वे रोजेनलुई नहीं पहुंचे। वे इसी तिराहे पर ही रुके होंगे जिसके एक ओर सीधी सपाट चढ़ाई और दूसरी ओर गहरी खाई थी। तभी उनके दुश्मन ने उन्हें पकड़ लिया होगा। वह स्विट्जरलैंड वाला युवक भी चला गया था। उसको शायद मोरियार्टी ने कुछ धन दिया होगा और उसके साथ 2 आदमी भी थे। फिर क्या हुआ होगा? कौन हमें बताए कि क्या हुआ होगा? अपने आप को संयत करने के लिए मैं 1 या 2 मिनट के लिए खड़ा रहा, क्योंकि मैं उन चीजों को देखकर थोड़ा भयभीत हो गया था। फिर मैंने होम्स के अपने तरीकों की तरह सोचना शुरू किया और इस आपदा को समझने के लिए उनको व्यवहार में लाने की कोशिश की। ऐसा करना बहुत ही आसान था। अपनी बातचीत के दौरान हम उस रास्ते के अंतिम सिरे तक नहीं गए थे और वहां पड़ा हुआ उनका सामान यही बता रहा था कि हम वहीं खड़े थे। वहां की काली मिट्टी फुहारों की बौछार से नरम हो गई थी और इस पर अब एक चिड़िया के निशान बन सकते थे। जाते हुए पैरों के 2 निशान वहां काफी दूर तक स्पष्ट थे। वे दोनों निशान मुझसे दूर होते जा रहे थे, परंतु उनमें से कोई भी निशान वापसी की तरफ नहीं लौटा था। उस मिट्टी से कुछ 1 गज की दूरी पर ऐसा लगता था कि जमीन कुछ रौंदी गई थी और खाई में लटकी हुई झाड़ियां टूटी तथा बिखरी हुई थी। मैंने आगे की ओर झुककर देखा, पर तेज आती हुई फुहारों ने मुझे पूरा भिगो दिया। मेरे वहां से चलने के पहले ही अंधेरा हो चुका था और अब मुझे चमकती हुई चट्टानों पर केवल नमी ही दिख रही थी। नीचे दूर तक पानी के गिरने की आवाज थी। मेरे पुकारने पर केवल उसकी प्रतिध्वनि ही आती थी। यह भाग्य का ही खेल था कि मेरे साथी और सहयोगी की अंतिम बधाइयां ही मेरे साथ थी। उसका सामान अभी भी चट्टान से टिका हुआ रास्ते पर पड़ा था। पास ही के एक पत्थर पर कुछ चमकती हुई सी चीज ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा और हाथ बढ़ाकर उठाते ही मुझे लगा कि यह तो चांदी का सिगरेट का डिब्बा है जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे। मैंने इसे जैसे ही उठाया कि तभी इसके नीचे दबा एक चौकोर कागज का टुकड़ा नीचे जमीन पर गिर पड़ा। इसे खोलने पर मैंने देखा कि यह उनकी नोटबुक से फटे पन्ने हैं और इनमें उन्होंने मुझे ही संबोधित करके लिखा है। यह उस व्यक्ति का गुण था कि उसकी दिशा स्पष्ट थी और लिखावट उतनी ही साफ तथा सुघड़ की जैसे यह उसके अपने अध्ययन कक्ष में ही लिखी गई हो। प्रिय वाटसन, मैं कुछ पंक्तियां मी मोरियार्टी की आभार स्वीकृति में लिख रहा हूं, जिन्होंने उन प्रश्नों की अंतिम चर्चा के लिए जो कि हम दोनों के ही बीच थे मेरी सुविधा का इंतजार किया। उसने मुझे अपने काम के तरीकों की रूपरेखा दिखा दी है जिसके द्वारा वह अंग्रेज पुलिस से बच निकला और उसने हमारी गतिविधियों के बारे में पता लगा लिया। मैंने उसकी काबिलियत के बारे में जो ऊंची धारणा बना रखी थी उसे उसने और भी पक्का कर दिया। मुझे यह सोचकर बहुत खुशी है कि मैं समाज को उसकी मौजूदगी से होने वाले आगामी प्रभावों से आजाद कर दूंगा। हालांकि मुझे डर है कि यह सब उस कीमत पर होगा जो कि मेरे साथियों के लिए खास तौर से वाटसन तुम्हें बहुत ही पीड़ादायक होगा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मेरा पेशा अपने एक खास मुकाम तक पहुंच चुका है और इससे अधिक अनुकूल इसके समापन की संभावना नहीं है। दरअसल मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं कि मुझे पूरा अंदाज था कि मरिंजन से आने वाला वह पत्र एक धोखा था और मैंने तुम्हें इस उद्देश्य से जाने की अनुमति दी थी कि इस मामले में कुछ इसी तरह का नतीजा निकलेगा। इंस्पेक्टर पैटरसन से कहना
कि इस गिरोह को कटघरे में लाने के लिए जिन कागजों की उसे जरूरत है वे एम वाले ताके में रखे हैं और उस नीले रंग के लिफाफे के ऊपर मोरियार्टी लिखा है। इंग्लैंड से चलते समय मैंने अपनी सारी संपत्ति अपने भाई माइक्राफ्ट के हवाले कर दी थी। प्लीज मिसेज वाटसन को मेरी शुभकामनाएं देना और मेरे प्रति अपना विश्वास बनाए रखना। तुम्हारा शेरलॉक होम्स। अब जो बच गया था उसके लिए संक्षेप में ये कुछ शब्द ही काफी थे। विशेषज्ञों की छानबीन ने थोड़ी भी सुबह नहीं छोड़ी थी कि दोनों व्यक्तियों के बीच का निजी द्वंद्व समाप्त हो चुका था। सिवाय इसके कोई दूसरा अंत नहीं था कि इस परिस्थिति में वे दोनों एक दूसरे को बाहों में जकड़े लुढ़कते चले गए होंगे। उनके शरीरों को ढूंढने की कोशिश भी पूरी तरह से बेकार थी, क्योंकि वहां उस भंवर वाले पानी के कड़ाह और उफनते झाग में वह खतरनाक अपराधी तथा अपनी पीढ़ी का वह कानून का विजेता हमेशा हमेशा के लिए डूब गया होगा। स्विट्जरलैंड का वह युवक फिर कभी नहीं दिखा। इसमें कोई शक नहीं था कि वह उन्हीं एजेंटों में से एक होगा जिसे मोरियार्टी ने रख छोड़ा था। जहां तक उस गिरोह का सवाल है, वह लोगों की स्मृति में था कि वे सबूत कितने पक्के थे जो होम्स ने उनके संगठनों के खुलासे के लिए इकट्ठे किए थे, और उस मृत व्यक्ति का हाथ उस पर कितना भारी पड़ा था। उनके खतरनाक मुखिया के बारे में कुछ बातें मुकदमे के दौरान बाहर आई। अब अगर मैं उनके करियर के बारे में कुछ कहने के लिए मजबूर हूं तो वह उन अविवेकी लोगों की वजह से है जिन्होंने उन पर अपने हमलों के द्वारा उन यादों को मिटाने की कोशिश की है जिन्हें मैं हमेशा एक बेहतर और बुद्धिमान व्यक्ति का दर्जा देता रहूंगा। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।